स्वागत है आप सभी का नेक्स्ट आईएएस में। आज हम लोग चर्चा करेंगे स्मार्ट सिटी। स्मार्ट सिटी क्या होता है या इसकी अवधारणा क्या है। हालांकि इसकी कोई आधिकारिक परिभाषा नहीं है। स्मार्ट सिटी परियोजना को या मिशन को भारत में क्यों प्रारंभ किया गया, क्या सोचकर किया गया, अर्थात इसके उद्देश्य क्या थे, किस किस प्रकार से भारत में नगरीय जीवन को यह बेहतर बनाएगा या अर्थव्यवस्था को किस प्रकार से यह समर्थन देगा, सपोर्ट करेगा, ताकि समग्र भारत समावेशी भारत के अंतर्गत एक बेहतर विकास कर सके, नागरिकों को एक गुणवत्ता युक्त जीवन प्राप्त हो सके। तो आज स्मार्ट सिटी की चर्चा हम लोग करेंगे। लेकिन स्मार्ट सिटी की चर्चा से पहले हमें यह भी जानना चाहिए कि क्या कोई सिटी भी स्मार्ट हो सकता है। हम लोग अभी तक यही सुनते थे, जानते थे कि स्मार्ट व्यक्ति होता है, कोई नगर नहीं हो सकता। लेकिन अब स्मार्ट सिटी का, यहाँ तक स्मार्ट विलेज का कंसेप्ट आ गया है, स्मार्ट फार्मिंग का कंसेप्ट आ गया, अर्थात कृषि में भी स्मार्टनेस जैसे शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है। तो चलिए आज जानते हैं हम लोग स्मार्ट सिटी क्या है, क्यों आया और इसके मूल घटक या पिलर्स, आधारभूत स्तंभ कौन कौन से हैं। इसके अलावा इसकी सीमाएं क्या हैं, चुनौतियां क्या हैं, प्लस भारत में ये और किस किस प्रकार से धीरे धीरे विकसित हो रहा है। तो चलिए जानते हैं स्मार्ट सिटी। स्मार्ट सिटी के अंतर्गत आज जो हम लोग विषय वस्तु है, अर्थात जो विषय सूची है, वो किन किन चीज़ों से संबंधित रहेगा, उसमें आप देख पा रहे होंगे। स्मार्ट सिटी एक परिचय, अर्थात पहले मैं इसके परिचय के अंतर्गत ये डिस्कस करूंगा कि ये क्या होता है, कैसे होता है। इसके पश्चात अवधारणा, जैसा मैंने अभी जस्ट बताया कि स्मार्ट सिटी की कोई आधिकारिक या ऑफिशियल अवधारणा तो नहीं है, परिभाषा तो नहीं है, लेकिन फिर भी उसके निर्धारक घटकों के आधार पर हम उसे परिभाषित करेंगे। स्मार्ट सिटी कब प्रारंभ किया गया भारत में, स्मार्ट सिटी मिशन के प्रमुख उद्देश्य क्या क्या हैं, स्मार्ट सिटी के प्रमुख जो आधार स्तंभ हैं, पिलर्स हैं, वो कौन कौन से हैं जिनके आधार पर हम स्मार्ट सिटी का निर्माण करते हैं। इसके अलावा स्मार्ट सिटी पर कितना व्यय या खर्च किया गया है, स्मार्ट सिटी के चयन के कौन कौन से मापदंड हैं, अर्थात भारत सरकार किन किन मापदंडों के आधार पर स्मार्ट सिटी का चयन करती है। स्मार्ट सिटी मिशन की कार्यनीति, ये बहुत इंपॉर्टेंट भी होगा, क्योंकि सामान्य तौर पे तो हम ये सुनते हैं कि स्मार्ट सिटी कौन है, जैसे दिल्ली या हम मुंबई को या चंडीगढ़ को या गांधीनगर को स्मार्ट सिटी से जोड़ते हैं, या सबसे ज़्यादा वैश्विक स्तर पर भारत की जो स्मार्ट सिटी तैयार हो रहा है, उसका नाम है धुलेरा। धुलेरा स्मार्ट सिटी। तो ग्रीनफील्ड या ब्राउनफील्ड स्मार्ट सिटी की अवधारणा भी है, तो वहाँ इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। उसमें कौन कौन सी कार्यनीतियाँ हैं उसकी चर्चा करेंगे। स्मार्ट सिटी मिशन के फायदे, लाभ या प्रासंगिकता क्या क्या हैं, इसके अलावा उसके नुकसान भी कुछ हो सकते हैं क्या। सामान्यतः हम सोचते हैं कि स्मार्ट सिटी का कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन यहाँ कुछ नुकसान भी हैं जिसकी चर्चा हम लोग करेंगे। स्मार्ट सिटी की चुनौतियाँ और अंततः स्मार्ट सिटी के समस्याओं का समाधान। तो आज इन टॉपिक्स को हम कवर अप करेंगे। प्रयास यह है कि किसी भी प्रकार से प्रश्न यदि स्मार्ट सिटी पर आता है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग हो या यूपीएससी हो, कई पीसीएसएस हो, जहाँ पर कि ऑलरेडी पूछा जा चुका है, तो विद्यार्थी जिस प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता हो, वहाँ तक विद्यार्थियों की सुनिश्चितता हो, इसके साथ या इस संदर्भ के साथ हम इस टॉपिक को आप तक संप्रेषित कर रहे हैं। तो चलिए एक के बाद एक हम लोग जानते हैं क्या क्या कैसे कैसे है। सबसे पहले स्मार्ट सिटी, अर्थात जैसे ही इस नाम को हम सुनते हैं, एक ऐसे आधुनिक नगर की संकल्पना या एक ब्लूप्रिंट हमारे दिमाग में, हमारे पटल पर उभरता है कि निसंदेह वो सिटी बहुत बेहतर होगा, चौड़ी सड़कें होंगी, एक बेहतर नागरिक जीवन होगा, अर्थात जो परिवहन होगा या जो पर्यावरण होगा, नागरिकों का जो जीवन होगा, वो काफ़ी गुणवत्ता युक्त होगा। तो उस आधुनिक सिटी को ही हम स्मार्ट सिटी कहते हैं। सामान्य तौर पे जैसे कोई व्यक्ति ही है, हम उसको स्मार्ट कैसे कहते हैं, सोचिए। कोई व्यक्ति स्मार्ट क्यों कहा जाए? क्या उसका फिजिकल, अर्थात जो पहले हम उसको देखते हैं, उस व्यक्ति को देखने के बाद किस प्रकार के व्यक्ति को हम स्मार्ट कह सकते हैं। जैसे सोचिए किसी व्यक्ति का हाइट 6 फीट हो, लेकिन कमर उसका 40 हो, पेट निकला हुआ हो, या गुलथुल हो, या बहुत ज़्यादा पत्ता दुबला हो जिसमें कहते हैं कि हड्डी ही हड्डी है, तो क्या ऐसे व्यक्ति को आप स्मार्ट कह सकते हैं? अर्थात प्राइमा फेसिया जब पहले हम उसको देखते हैं लुक वाइज, तो हम एक मन में ब्लूप्रिंट बनाते हैं, कल्पना करते हैं कि नहीं, ऐसा व्यक्ति ही स्मार्ट होना चाहिए। अर्थात बहुत पतला दुबला भी ना हो, स्लिम हो चलेगा, या थोड़ा सा ही हेल्दी हो। इसके अलावा बल्की ना हो, बहुत मोटा ना हो, अर्थात देखने में वो स्मार्ट दिखता हो। चेस्ट चौड़ा हो, कमर थोड़ी कम हो। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं,
या ओवरऑल जो देखने में लगे कि हाँ ये व्यक्ति स्मार्ट कहा जा सकता है। लेकिन क्या स्मार्टनेस का आधार केवल देखने में ही होना चाहिए? बिल्कुल नहीं। स्मार्ट का एक पैमाना तो ये हो सकता है, लेकिन केवल यही नहीं है। अर्थात इसके अलावा क्या हो, जैसे वो व्यक्ति जब बोलना प्रारंभ करे, वो बहुत शिक्षित नहीं है या अनुशासित नहीं, अच्छे शब्दों का प्रयोग नहीं कर पाता, हाँ तंग है उसके, तो उस व्यक्ति को भी स्मार्ट आप नहीं कहेंगे। अर्थात बोलने में भी वो स्मार्टनेस झलकना चाहिए, दिखना चाहिए। तो व्यक्ति दिखने में स्मार्ट हो, बोलने में स्मार्ट हो। इसके अलावा सपोज कीजिए उसकी बहुत अच्छी आय नहीं है, वो कार्य करता या करती है तो बहुत बेहतर प्रकार से चीज़ों को कम्युनिकेट नहीं कर पाता, या बेहतर प्रकार से कार्य संस्कृति को अपना नहीं पाता या पाती, तो उसको भी हम नहीं कहेंगे। अर्थात वो व्यक्ति कार्य संस्कृति के अंतर्गत, कार्य करने के प्रवृत्तियों के अंतर्गत भी स्मार्ट होना चाहिए, तभी उस व्यक्ति को हम स्मार्ट कह सकते हैं। सोचिए किसी व्यक्ति के स्मार्टनेस के कितने आधार हो सकते हैं। पहला आधार, वो दिखने में स्मार्ट हो, अर्थात जो पर्सनैलिटी सामने से हम केवल देख पाते हैं उसमें स्मार्ट हो, बोलने में स्मार्ट हो, कार्य करने में स्मार्ट हो। इसके अलावा समाज में या जहाँ जिस समाज में या जिस परिवार में वो व्यक्ति रहता हो, वहां पर उसकी बहुत ही सकारात्मक झलक हो, अर्थात सभी उसके विषय में सकारात्मक सोचे उसके व्यवहार से, तब सम्मिलित तौर पर हम कहेंगे कि वो व्यक्ति, पुरुष हो या महिला, स्मार्ट है। ठीक है। इसी प्रकार से नगर के अंतर्गत भी हम यही सोचते हैं, अर्थात एक ऐसा आधुनिक नगर जिसमें लगभग सभी जरूरतें स्मार्टनेस के साथ पूरी हो सके, तभी नागरिकों का जीवन बहुत गुणवत्ता युक्त हो सकता है, उसी नगर को हम स्मार्ट नगर कहेंगे। इसके अलावा देखिए दूसरे शब्दों में, तो स्मार्ट सिटी जहां पर पर्याप्त बिजली हो, अर्थात बिजली की आपूर्ति बेहतर हो, जल हो, बेहतर भोजन हो, घर के साथ साथ आधुनिक स्वास्थ्य, इसके अलावा सुरक्षा हो। अगर स्वास्थ्य भी नहीं हुआ तो ओवरऑल हम उसे स्मार्ट नहीं कहेंगे। स्वास्थ्य जैसे बेहतर अस्पताल की व्यवस्था हो, जिम हो, या टहलने के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए, इन सब की व्यवस्था हो, तभी तो उसको जोड़ेंगे हम स्मार्टनेस से। तो सुरक्षा हो, शिक्षा हो, या आधुनिक यातायात हो, जिसमें सार्वजनिक यातायात पर विशेष रूप से जोर दिया जाता है, क्योंकि सार्वजनिक जैसे मेट्रो हो गया, या नगर के एक किनारे से दूसरे किनारे तक जाने की क्या सुविधाएं हैं, वहां पर जाने के लिए कितने कितने देर पे वो सुविधाएं उपलब्ध हैं। जैसे प्रायः आप गाँव में देखेंगे, छोटे शहरों में देखेंगे कि सुबह में एक बस जाती है, फिर शाम को एक बस लौटती है। वैसे प्रक्रियाओं में इकोनॉमिकली ही नहीं, अर्थात आर्थिक रूप से नहीं, सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से भी कई प्रकार की समस्याएं आएंगी। तो सार्वजनिक यातायात की व्यवस्थाएं कितनी बेहतर हैं। इसके अलावा आजकल इंटरनेट के बगैर तो कुछ होगा ही नहीं, अर्थात वो पूरी तरह से डिजिटलाइज्ड हो। जैसे आजकल आप देखेंगे मकान में भी फायर के लिए कई रेजिमेंट्स किए जाते हैं। आजकल बहुत चर्चाओं में भी है, खासकर दिल्ली में ये, कि फायर के रेजिमेंट्स में अगर हल्के भी इलेक्ट्रिक के शॉर्ट से भी आग लगने की संभावना होगी, तो ऑटोमेटिकली पानी के ताव से वो आग बुझ जाएगा। इसको कहते हैं डिजिटलाइज करना उसको, अर्थात उसको सेंसर से जोड़ देना, ताकि जिस जैसे ही धुआं आदि को सेंस करे तो फायर का अरेंजमेंट से खुद ही वो आग बुझ जाए। तो या इसके अलावा आप देखेंगे जैसे रेड लाइट पे, चौराहे पे, हालांकि उसको टाइमर के साथ फिक्स कर दिया जाता है कि इतने देर में लाल बत्ती पीली बत्ती में और फिर हरी बत्ती में, या हरी बत्ती फिर पीली में और लाल में कन्वर्ट कर जाएगी। लेकिन यही स्मार्टनेस है। पहले क्या होता था, वहां पर यातायात पुलिस के लोग खड़े होते थे और वही सिग्नल देते थे, आपको बाएं वाले को जाना है, सीएम साथ सीधे वाले को जाना है। तो उस पर क्या होता था, मैन पावर ज़्यादा लगता था। इसके अलावा वो कष्टकारी भी होता था। कई बार 40-45 डिग्री सेल्सियस तापमान है, लेकिन वहाँ पर यातायात पुलिस को खड़ा होना पड़ता था। लेकिन स्मार्टनेस क्या है, हम धीरे धीरे इसको डिजिटलाइज करने लगे। इस प्रक्रिया में हम आगे बढ़ के सोचे तो डिजिटलाइज सिटी के जो सुविधाएं हैं, अरेंजमेंट्स हैं, उसमें ये होता है कि सिटी के किसी इलाके या मोहल्ले में भी आग लगता है तो कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म होगा, कुछ ऐसे कॉमन पॉइंट्स होंगे जहां पे इस चीज का इंडिकेटर सिग्नल हमें दे देगा कि इस सिटी के या इस नगर या शहर के इस इलाके में आग लगा है। या जल आपूर्ति के संदर्भ में सोचें, किसी भी संदर्भ में सोचें, तो डिजिटलाइज करने का तात्पर्य केवल वाईफाई की सुविधा नहीं है, मोबाइल की सुविधा नहीं है, जो भी सार्वजनिक सेवाएं हैं वो पूरी तरह से डिजिटलाइज हो जाएं। अर्थात हमें सूचना स्वतः मिल जाए, ताकि यदि किसी प्रकार से बाधा उत्पन्न हुआ है गुणवत्ता के अंतर्गत, मात्रात्मकता के अंतर्गत, तो उसको सॉल्व किया जा सके।
जब इन सभी व्यवस्थाओं को हम समुचित रूप से आपस में संयोजित कर देते हैं या हम कहें समावेशित कर देते हैं, इंक्लूसिव कर देते हैं, तब स्मार्ट सिटी की अवधारणा पूरी होती है। जिस प्रकार से मैंने किसी व्यक्ति के स्मार्टनेस की चर्चा की, वैसे ही कोई नगर भी स्मार्ट हो सकता है और उस नगर के स्मार्टनेस के कुछ आधार बिंदु जो हैं वो यही, हालांकि इसको डिटेल में हम लोग आगे चर्चा में लेके आएंगे। अब देखिए, स्मार्ट सिटी की अवधारणा क्या है। स्मार्ट सिटी की अवधारणा में यह स्पष्ट है कि स्मार्ट सिटी की कोई स्पष्ट आधिकारिक परिभाषा तो नहीं है। स्पष्ट आधिकारिक परिभाषा का तात्पर्य है कि केंद्र सरकार या राज्य सरकारें ये बताएं कि स्मार्ट सिटी के ये आयाम होंगे। उसके कारण क्या हो सकते हैं स्पष्ट आधिकारिक परिभाषा का न होने का? क्योंकि भारतवर्ष में ही उत्तर भारत के नगर, दक्षिण भारत के नगर या पश्चिमी भारत के नगर, पूर्वोत्तर भारत के नगर, उनके आकार में, उनके ओवरऑल स्मार्ट सिटी के जो आधारभूत घटक हैं उनमें काफी अंतर है। आप नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे, उत्तराखंड में जाएंगे या हिमाचल प्रदेश में जाएंगे, वहां के नगरों की संख्या बहुत कम होती है। हालांकि जो नगर के आधारभूत जनसंख्या के पैमाने उन पे तो फिट होते हैं, लेकिन नगर की जनसंख्या कम होती है, वहाँ सड़कों की चौड़ाई कम हो सकती है। वहीं आप मैदान में आए, अर्थात मध्यवर्ती मैदान के अंतर्गत पश्चिम बंगाल से लेकर के पंजाब तक, बिहार, यूपी, हरियाणा सब उसमें आएंगे। राजस्थान में या मध्य प्रदेश में, फिर दक्षिण भारत में जाए तमिलनाडु, केरल या आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, जो भी इस प्रकार के सिटीज है, महाराष्ट्र हो गया, सब में आधारभूत घटकों में भिन्नता है, क्योंकि सबकी अलग अलग भौतिक पहचान है, भौतिक विशेषताएं हैं, जलवायु विशेषताएं। जैसे राजस्थान में भूमि को लेकर के विवाद बहुत कम है, भूमि तुलनात्मक रूप से सस्ती है, तो वहां पर सड़कों को चौड़ा करना आसान होगा। लेकिन वही हम मैदान में आते हैं तो पश्चिम बंगाल में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में तुलनात्मक रूप से भूमि काफी महंगी है, जनसंख्या का अधिक दबाव है, तो वहां पर सड़कों को चौड़ा कर पाना तुलनात्मक रूप से काफी मुश्किल होगा। पर्वतीय क्षेत्रों में यह समस्या और ज्यादा बढ़ जाएगी, वहां पर प्राकृतिक बाधाएं भी हैं। इसलिए स्मार्ट सिटी को लेकर पूरे भारतवर्ष में एक ही कुछ आधारभूत घटक कार्यरत हो, ऐसा संभव नहीं है। इसीलिए न तो केंद्र सरकार ने और न ही राज्य सरकार ने किसी प्रकार की कोई आधिकारिक परिभाषा इसके लिए विशेषित किया है, बताया है कि स्मार्ट सिटी में या स्मार्ट सिटी की परिभाषा यही होगी। इसलिए मैंने कहा कि स्मार्ट सिटी की अभी भी कोई भी आधिकारिक परिभाषा नहीं है, यह स्पष्ट तौर पर मैंने दे दिया। हाँ, ये राज्य, राष्ट्र या प्रदेश के अनुरूप परिवर्तनशील होता है। जैसा मैंने आपको बताया, महाराष्ट्र में इसकी अवधारणा, महाराष्ट्र के ही कुछ दक्षिणी महाराष्ट्र में, तटवर्ती क्षेत्रों में, आंतरिक महाराष्ट्र में इसकी परिभाषा भिन्न भिन्न हो सकती है। तो प्रदेश के अनुरूप, इवन समय के अनुरूप, जैसे आप देखेंगे पहले प्रत्येक सिटीज में सिविल लाइंस होता था। ये औपनिवेशिक युग में अंग्रेजों के द्वारा बसाया गया एक छोटा सा उपनगर था, जहां पर की सिविलाइज लोग, उस समय की अवधारणा थी सिविलाइज लोग, अर्थात जो सिविलियंस थे, मतलब अच्छे नौकरी करने वाले, ब्यूरोक्रेट्स, वो लोग वहां पर रहते थे। तो उसकी सड़कें काफी चौड़ी चौड़ी होती थी। लेकिन आज वो सिविल लाइन भी अत्यधिक दबाव की स्थिति में है, क्योंकि ये आज से 200 साल पहले बनाया गया था, 100 साल पहले बनाया गया था, और आज वहां जनसंख्या का दबाव अधिक होने से वहां पर भी जाम की समस्या उत्पन्न हो गई है। हाँ, उस समय जब ये बनाया गया था तो काफी सुंदर था, अर्थात जाम की समस्या नहीं थी, पर्यावरण से वहां काफी संतुलन था, वृक्षारोपण आदि काफी किया गया था। लेकिन धीरे धीरे परिस्थितियां परिवर्तित होने लगी, अर्थात जो उस समय का स्मार्ट सिटी था वो आज अत्यधिक दबाव या स्ट्रेस में है। तो समय के साथ भी स्मार्ट सिटी की अवधारणाओं में परिवर्तन हो सकता है, राष्ट्र के साथ या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी देखेंगे। तो किसी भी नगर के स्मार्टनेस हेतु कुछ आवश्यक घटक होते हैं। जैसे स्मार्ट नगर में 4 आधारभूत घटक जरूर होते हैं। एक टर्म है TCPO, बेसिकली टाउन एंड प्लानिंग को लेकर के स्मार्ट सिटी के पहले भी जो नगर को बसाने, नगर को नियोजित करने के लिए प्लान होता था, उसको कहते थे TCPO। तो उस TCPO प्लान ने, या जो भी समाजशास्त्री थे जिन्होंने नगर के अंतर्गत या नगरीकरण अंतर्गत नगर के बसाव के प्रक्रिया में अपने सिद्धांत दिए, उनमें इन 4 चीजों को विशेष मान्यता दिया। वो पहला है संस्थागत, अर्थात इंस्टीट्यूशनल। किसी भी नगर की कई संस्थाएं होती हैं, उन संस्थाओं के बगैर नगर कभी भी बेहतर प्रकार से सरवाइव नहीं कर सकता। उन पर चर्चा मैं करता हूं।
ठीक उसी प्रकार से फिर भौतिक हो जाएगा, सामाजिक हो जाएगा, सोशल एंड आर्थिक। ये चार चीजें जब बैलेंस होती हैं, अर्थात व्यवस्थित रूप से होती हैं, आदर्श तो पॉसिबल नहीं होता जनरली, बैलेंस होती हैं, आदर्श रूप में ना भी हो तब भी नगर का विकास बेहतर होता है, नगर गुणवत्ता युक्त होता है और वहां रहने वाले नागरिकों का जीवन भी बेहतर होता है। तो अब मुद्दा है कि संस्थागत या संस्थानिक क्या होती हैं। जैसे किसी भी नगर में कुछ स्कूल और कॉलेज होते हैं या कुछ सामुदायिक भवन होते हैं, जैसे मैरिज हॉल हो गया या इसी प्रकार से मंदिर हो गया, गुरुद्वारा हो गया। ये सब नगर के ही भाग होते हैं जहाँ पर बड़े भीड़ के साथ, मतलब ज़्यादा मात्रा में लोग एकत्रित होते हैं, तो वहाँ पर उसी प्रकार का फिर अरेंजमेंट होता है। इसी प्रकार से आप अस्पताल को देखिए या कोई शिक्षा का, जैसे स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, वहाँ पर भी गैदरिंग होता है, एक खास समय में ही होता है लेकिन गैदरिंग होता है। आज दिल्ली में या दिल्ली के साथ साथ भारत के जो भी नगर हैं, चाहे लखनऊ हो, बनारस हो, पटना हो, चंडीगढ़ हो, मद्रास या चेन्नई कहें, मुंबई हो या कोच्चि हो, सभी नगरों की एक समस्या है कि स्कूल में जो बच्चों के जाने का समय होता है, स्कूल जाने का समय, उस समय बहुत सारे बस उनको ले जा रहे होते हैं, फिर जब छुट्टी होता है तो उनको घर छोड़ रहे होते हैं। तो जाने वाले समय में और लौटने वाले समय में अतिरिक्त बसों के उन्हीं सड़कों पर आ जाने के कारण जाम की समस्या उत्पन्न होती है। अब आप सोचिए, जो संस्थाएं हैं किसी भी नगर की, स्कूल, कॉलेज, मंदिर, जैसे मंगलवार के दिन देखिएगा दिल्ली में यमुना बाजार के एक बजरंगबली का बहुत बड़ा मंदिर है, कहते हैं मरघट वाले बाबा। तो मरघट वाले बाबा के पास मंगलवार के समय, मतलब प्रत्येक मंगलवार को सड़क जाम होता है। क्यों जाम होता है? क्योंकि वहां पर लाखों के संख्या में जो श्रद्धालु हैं दर्शन करने जाते हैं। तो ओवरऑल वहां पे उसका कुछ अरेंजमेंट होना चाहिए, नहीं तो प्रत्येक मंगलवार में पूरे ट्रैफिक को स्लो कर सकता है ना। तो जो संस्थाएं हैं किसी भी नगर की, इस प्रकार की संस्थाएं कहाँ निर्मित हुई हैं? जैसे कोई कॉलेज आप खोल दीजिए और कॉलेज का जो रास्ता है किसी बहुत सकरे रास्ते से होकर गुजरता हो, तो निसंदेह वहां पे जाम लगेगा। इसी प्रकार से अस्पताल तो और भी ज़्यादा जरूरी है, अनिवार्य हो गया आवश्यक के साथ साथ, क्योंकि वहां पर एम्बुलेंस भी ले जाना होगा और उस परिस्थिति में जब एम्बुलेंस समय पर नहीं पहुंचेगा तो कई लोग वैसे ही मृत हो सकते हैं या उनकी स्थिति और बिगड़ सकती है, खराब हो सकती है। तो प्रत्येक नगर की इस प्रकार की कुछ संस्थाएं होती हैं। सामुदायिक भवन में से मैरिज हॉल ही हो गया। आजकल आप सुनते होंगे मेट्रोज में कई लोग शादी का जो दिन तय कराते हैं वो इस बेसिस पे नहीं कि पंडित जी ने या मुहूर्त क्या निकला है, इस बेसिस पर भी तय होता है कि इस दिन वो मैरिज हॉल खाली ही नहीं है। तो मुहूर्त को भी किनारे करके मैरिज हॉल की उपलब्धता के अनुरूप इन चीजों का निर्धारण करते हैं। तो किसी भी नगर की जो संस्थाएं हैं वो बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं। नगर कितना स्वास्थ्यकर होगा, नागरिकों का जीवन कितना गुणवत्ता युक्त या बेहतर होगा। तो आप ध्यान रखिएगा, ये टीसीपीओ के अंतर्गत भी रखा जाता था इसको। इसी प्रकार से जो संस्थाएं हैं वो बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा निभाती हैं कि नगर कितना स्वास्थ्यकर होगा। अब आता है भौतिक में क्या है भाई, क्या कोई नगर, चूंकि नगर को तो हम जीवित नगर, मतलब जैसे हम लोग जीवित हैं, लिविंग बींग्स, वैसे नगर लिविंग बींग्स में तो होता नहीं है, तो उसका तो सब चीज भौतिक ही होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। समाजशास्त्रियों ने किसी भी नगर के संकल्पना के अंतर्गत कई प्रकार से चीजों को समावेशित किया है, जोड़ा है। तो पहले संस्थाएं हो गई, संस्थाओं का अर्थ आप समझ चुके होंगे कि उनकी भूमिका क्या है, यह भी आप जान चुके होंगे। भौतिक में आता है जैसे सड़क, तो सड़क का विन्यास कितना है, वो कितना चौड़ा है, प्लस वहां रहने वाली जनसंख्या कितनी है। जैसे सड़क बहुत सकरा भी हो लेकिन रहने वाले लोग बहुत कम हो तो वहां जाम की समस्या नहीं होगी। और जाम की समस्या से क्या है, आप स्लो जब ट्रैफिक हो जाता है तो ज्यादा देर तक गाड़ियां सड़क पर रहती हैं, स्टार्ट रहती हैं, प्रदूषण होता है। अर्थात जाम केवल का होना नहीं है। आप यहां से 1 किलोमीटर की यात्रा करते हैं और सामान्यतः यदि आप 5 मिनट में पहुंच सकते हैं, 10 मिनट में पहुंच सकते हैं, यदि आपको आधा घंटा लगता है, जाम में कई बार ऐसा होता है, तो आधा घंटा तक आप गाड़ी को स्टार्ट रख रहे हैं, चला रहे हैं, उस परिस्थिति में जो प्रदूषण है वो बहुत ज्यादा होगा।
अब सोचिए, ये एक चेन ऑफ प्रॉब्लम को क्रिएट करता है, अर्थात जाम से विलंब हुआ, समय अधिक लगा, तो जो आर्थिक सामाजिक उपादेयता थी वो घटेगा। इसके अलावा प्रदूषण बढ़ेगा, प्रदूषण से फिर इनकॉर्पोरेट होगा, कई अन्य चीजें भी इनकॉर्पोरेट अंतर संबंधित हो जाएंगी, तो कई प्रकार के समस्याओं का जन्म होगा। तो भौतिक के अंतर्गत आता है सड़क। जैसे इसको मैं अगर एक्सप्लेन करना चाहूं तो भौतिक अदीले जैसे संस्थाएं, जो नगर की संस्थाएं हैं, उसमें आ जाएगा कॉलेज, स्कूल या मंदिर, गुरुद्वारा, और भी आप ले सकते हैं, मस्जिद हो गया, जो भी हो, या कम्युनिटी हॉल हो गया, सामुदायिक भवन, इसी में आप मैरिज हॉल, विवाह स्थल, इन सबों को मैंने इन शॉर्ट लिख दिया है। तो इसको हम कहते हैं नगर की संस्थाएं, अर्थात वे संस्थाएं जो नगर को स्वास्थ्यकर रखती हैं, गुणवत्ता युक्त रखती हैं। इसके अलावा हो गया भौतिक। अब भौतिक में क्या आएगा, तो सबसे पहले होगा सड़क का विन्यास। सड़क का विन्यास का मतलब उसकी चौड़ाई कितनी है। कई बार होता है कि बारिश में सड़क जलमग्न हो गया, अर्थात 12 महीने वो सड़क किसी प्रकार के समस्या से अंतर संबंधित होता है या नहीं। जैसे एक्सप्रेसवे 12 महीने ओपन रहते हैं, उतने ही बेहतर होते हैं, गुणवत्ता युक्त होते हैं। नेशनल हाईवे पे समस्याएं आती हैं, स्टेट हाईवे पे और ज़्यादा आती हैं, और जो जिला सड़कें हैं वो बारिश के मौसम में, खासकर जो मैदानी क्षेत्र है, वहाँ तो बंद ही हो जाती हैं। तो यह भी ध्यान देखने का होता है कि 12 महीने उनकी गुणवत्ता और मात्रात्मकता कितनी है। इसके अलावा जैसे सड़क का विन्यास के साथ साथ हम लें आगे जोड़ करके, तो भवन, जनसंख्या, जल और विद्युत आपूर्ति, जल और विद्युत आपूर्ति, इन सब चीजों को हम देखते हैं भौतिक में। सब नगर के भौतिक आधार स्तंभ हैं। यदि ये बेहतर नहीं हुए तो कभी भी नगर बेहतर नहीं कार्यरत होगा। इसके अलावा जब हम सड़क का विन्यास के साथ साथ लें तो परिवहन, अब परिवहन में निजी नहीं, ये सार्वजनिक परिवहन होता है, क्योंकि ये किसी भी नगर के लिए गतिशीलता का सबसे बड़ा आधार स्तंभ होता है। जैसे अब तो खैर मेट्रो का भी जमाना आ गया, अधिकांश सिटीज में मेट्रो बन रहा है। कहते हैं मेट्रो या रेल जो है मुंबई की जीवन रेखा है, जो लोकल ट्रेन हैं, क्योंकि 100-100 किलोमीटर दूर से लोग नौकरी करने आते हैं और फिर लौट भी जाते हैं। यदि एक दिन ट्रेन को रोक दिया जाए, दिल्ली में मेट्रो को रोक दिया जाए, तो कहते हैं हाहाकार मच जाएगा। तो जो सार्वजनिक परिवहन की व्यवस्थाएं हैं, इसमें मूल रूप से सड़क आएगा, रेल या मेट्रो आएगा। इन दोनों को सबसे अधिक प्राथमिकता दिया जाता है, क्योंकि पाइपलाइन और हवाई जहाज तो कार्यरत होगा ही नहीं, है ना। पाइपलाइन और जो हवाई जहाज है वो लोकल सिटी के लिए तो है नहीं, तो उसको हम लोग हटा देते हैं। तो सार्वजनिक परिवहन के अंतर्गत सड़क, रेल और मेट्रो जैसे चीजों को ही शामिल किया जाता है, और भी कुछ स्काई बस आदि भी शामिल हो सकता है। तो ये हो जाता है भौतिक। इसके अलावा जो सामाजिक था उसमें क्या क्या आएगा। अब इसमें भवन के अंतर्गत, भवन जो है जैसे मल्टी स्टोरीज है, हाई राइज बिल्डिंग्स, मैं चर्चा कर दे रहा हूँ, हाई राइज बिल्डिंग्स है, तो उसके भी कुछ नियम है कि यदि 20 तल्ला बिल्डिंग है मल्टी स्टोरीज के अंतर्गत, तो कितना उस पर ओपन एरिया होना चाहिए, कितना ग्रीन अर्थात हरित एरिया होना चाहिए। जैसे भूकंप आने की स्थिति में ही लोग अपने आप को कहाँ एकत्रित करेंगे, क्योंकि हाई राइज बिल्डिंग यदि कोलैप्स करता है तो बहुत बड़ी दुर्घटना या आपदा हो सकती है। तो उसके भी नियम बनाए गए हैं कि यदि कोई भी हाई राइज बिल्डिंग बनता है तो इतना ओपन एरिया, इतना ग्रीन एरिया होना ही चाहिए, क्योंकि आपको नगरीय उष्मा द्वीप से भी सुरक्षा देना है। नगरीय उष्मा द्वीप आपने सुना ही होगा। तो ओवरऑल भवन किस प्रकार से बनेंगे, उन सब की एक प्लानिंग होती है। ठीक है। अब तीसरे पर हम आते हैं सामाजिक में।
ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है सामाजिक में, जैसे किस प्रकार के, किस समुदाय के लोग किस प्रकार से अधिवासित हैं। इसमें आय वर्ग आएगा, आय वर्ग जैसे HIG, MIG, LIG। HIG का मतलब है हाई इनकम ग्रुप, मिडिल इनकम ग्रुप और लोअर इनकम ग्रुप। जैसे इसका भी एक मॉडल होता है कि जो LIG वाले लोग हैं वो जनरली सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट अर्थात जो मेन बाजार होता है उसके आसपास होते हैं। MIG वाले थोड़े उससे दूर होते हैं और LIG वाले और भी ज़्यादा दूर होते हैं, जनरली बंगला या बड़े फ्लैट्स में रहना पसंद करते हैं। तो LIG, MIG और HIG का सेटअप कैसे होगा। इसके अलावा केवल यही नहीं है, समाज में कई धर्म, कई जाति, कई संप्रदाय के लोग रहते हैं। उनमें मिल्लत या समरसता कितना बढ़िया हो, उनमें समावेशी विचार कितनी मिल्लत के साथ हो। क्योंकि आप देखेंगे नगर में ये भी देखा जाता है, जैसे पहले तो ये ज़्यादा था, खासकर नगरों में ये चीज़ें काफ़ी कम है। जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर ये विभाजन काफ़ी कम देखा जाता है। लेकिन फिर भी आप देखेंगे जैसे पुलिस कॉलोनी, बैंक कॉलोनी या कुछ विशेष या बहुसंख्यक जाति के लोगों के लिए भी कॉलोनियां बनाई जाती हैं, लोग मिलकर आपस में बना लेते हैं। तो यहाँ पर यह भी ध्यान देने की चीज़ है कि जनसंख्या में जो विविध धर्म, जाति या भिन्नता या विविधता के साथ जो लोग रहते हैं, अधिवासित हैं, उनकी सुरक्षा भी होनी चाहिए। इसके अलावा पार्क हो, जैसे चिल्ड्रंस पार्क या वृद्धों के लिए भी जॉगर्स पार्क इसको बोलते हैं। इसके अलावा जो स्वास्थ्य के लिए सुविधाएं होनी चाहिए, जैसे अस्पताल हो गया, कसरत के लिए, है ना। इसके अलावा शिक्षा की क्या व्यवस्था है, प्रॉपरली स्कूल है नहीं। जैसे आप प्लानिंग में सोचिए, एक सिटी है और एक ही ईस्ट एरिया में सारे स्कूल कंसंट्रेट कर दिए गए और बच्चे तो वेस्ट से भी पढ़ने आएंगे, अर्थात 4 दिशाओं से आएंगे। तो कभी भी स्कूल का या अस्पताल का कंसंट्रेशन एक ही एरिया में नहीं होना चाहिए। बेस्ट यही माना जाता है किसी भी नगर में 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पे कोई ना कोई स्कूल हो। कॉलेज दूर हो सकता है लेकिन स्कूल, जो कि बच्चे तो वहाँ पे पढ़ेंगे और बच्चों को बहुत ज़्यादा विलंब जाम की वजह से ना मिले तो बेहतर है। इसके अलावा अनिवार्य है कि 3 किलोमीटर के दायरे में कम से कम एक अस्पताल हो, जबकि दिल्ली में भी कई बार देखा जाता है कि 3 नहीं 5-5 किलोमीटर के दायरे में अस्पताल नहीं है। मोहल्ला क्लिनिक जैसे चीज़ों को बना करके समस्याओं को सॉल्व करने का प्रयास अवश्य किया जा रहा है। तो जो शिक्षा के केंद्र हैं, जो स्वास्थ्य के केंद्र हैं या जिम आदि हैं, इवन मनोरंजन के जो केंद्र हैं, वो कितनी दूरी पर हैं। सोचिए, आप यदि कोई बढ़िया सी मूवी रिलीज हुई है, आपको सिनेमा देखने जाने का मन है, परिवार में भी चर्चा हुई या मित्रगण ही चर्चा किए कि आज हम लोग सिनेमा देखने चलते हैं, लेकिन सिनेमा हॉल 25 किलोमीटर दूर है, तो कई बार अच्छे मन से सोचने, निर्धारित करने या निर्णय लेने के बाद भी आप सिनेमा नहीं देख पाएंगे। या कोई मनोरंजन केंद्र या कोई मॉल ही बहुत दूर है। मार्केटिंग के लिए भी, शिक्षा में ये सब भी आएगा, मनोरंजन हो गया, बाजार हो गया, ये सब एक 2 से 3 किलोमीटर मैक्सिमम के दायरे में या दूरी पर ही होने चाहिए, अन्यथा वो नगर अस्वास्थ्यकर होने लगेगा। क्लियर है। तो यहां पर संस्थाएं या संस्थागत विकास घटक, भौतिक घटक, सामाजिक घटक और सबसे महत्वपूर्ण में आएगा फिर आर्थिक घटक। अर्थात किसी भी नगर के लिए जो इकोनॉमिक सेटअप है वो बहुत जरूरी है। दिल्ली से कई मामलों में बेहतर गुणवत्ता युक्त होने लगा है नोएडा, गुड़गांव। ऐसा क्यों है? क्योंकि वहां पर इकोनॉमिक वायबिलिटी के संसाधन बहुत बेहतर रूप से उपलब्ध है। दिल्ली की तुलना में वहां पर रहने का जो मकान है वो कम किराए का, या जो खरीदने वाले लोग भी हैं उनके लिए कम दर पे उपलब्ध है, आधे से भी कम पर उपलब्ध है। कई जगह तो 1/5 या 1/10 तक है। तो रहना सस्ता हो गया। आसपास के गांवों से सब्जी भी ताजी और ज़्यादा बेहतर आ जाती है दिल्ली की तुलना में, सस्ती भी है, ताज़ी भी है। तो रहना, खाना, साथ में स्कूल कॉलेज उपलब्ध हो ही जा रहे हैं। तो फिर दिल्ली के अंतर्गत ही रह करके केवल इसके लिए कि मैं दिल्ली में रहता हूँ, एक प्रतिष्ठा सूचक संदर्भ से अलग करते हैं, तो ज़्यादा बेहतर गुणवत्तायुक्त जीवन उन क्षेत्रों में या उन नगरों में मिलने लगता है। हालांकि वो NCR कहा जाता है, नेशनल कैपिटल रीजन, राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश दिल्ली,
यहाँ पर बेसिकली माइग्रेशन या प्रवास को रोकने के लिए उनका निर्माण किया गया था, वो कभी और चर्चा हम लोग करेंगे। लेकिन ऐसे नगर जो बने हैं तो इकोनॉमिक वायबिलिटी अर्थात आर्थिक जो गत्यात्मकता है, गतिशीलता है, उपादेयता है, वो उन नगरों में बेहतर है, इसलिए वो नगर भी तेजी से बड़े होते जा रहे हैं। तो ये किसी भी नगर का सबसे बड़ा आधार है। आप देखेंगे, जैसे उदाहरण के तौर पे मैं आपको बता दूं, एक सिटी है प्रयागराज, वो भी स्मार्ट सिटी में शामिल हो चुका है। प्रयागराज सिटी में अक्सर देखते हैं छात्र राजनीति बहुत ज्यादा है, जबकि विश्वविद्यालय तो लखनऊ में भी हैं, बनारस में भी हैं, या मेरठ से लेकर मथुरा में भी हैं, आगरा में भी हैं। आखिर ये प्रयागराज में क्यों है? प्रयागराज बहुत बड़ा सिटी है, परंपरागत या प्राचीन सिटी है, संगम, विश्व का सबसे बड़ा मानवीय जमघट संगम के मेले में ही लगता है। लेकिन इसके बावजूद वहां वो एक इंडस्ट्रियल सिटी नहीं है। विश्व का सबसे बड़ा हाई कोर्ट प्रयागराज का हाई कोर्ट ही है, भारत का भी सबसे बड़ा हाई कोर्ट वही है। इसके अलावा विश्वविद्यालय भी प्रयागराज में अर्थात इलाहाबाद में बहुत समृद्ध है। लेकिन चूंकि इंडस्ट्रीज बहुत कम मात्रा में है, और पुरानी कहावत है, किसी भी प्रदेश के विकास का अश्व होता है राजस्व। अर्थात यदि राजस्व नहीं मिला, लोगों को बेहतर नौकरी नहीं मिली, तब तो समस्या हो जाएगा। तो प्रयागराज के मेंटेनेंस के कम होने का एक बड़ा कारण है आर्थिक उपादेयता तुलनात्मक रूप से कम होना। उसकी तुलना में कई ऐसे नगर हैं जो तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। अब जैसे अभी राम मंदिर का उद्घाटन हुआ है अयोध्या को आप देखिए, तो जो इस संस्थाओं में, जैसे मंदिर की चर्चा मैंने की, एक मंदिर के आसपास न केवल नगर बल्कि इकोनॉमी या ये सारी चीजें उससे कंसर्न है। वहां पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एयरपोर्ट बन गया, होटल्स कई 5 स्टार बन रहे हैं। 1,65,000 तक की बुकिंग हुई थी जब राम मंदिर के उद्घाटन में बड़े वीआईपीज आए थे। अब सोचिए, जो लोग इतना पे कर सकते हैं राम मंदिर में दर्शन के लिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रामलला को दर्शन करने के लिए लोग आ रहे हैं, तो वहाँ बेहतर होटल की सुविधा चाहिए, वहाँ सड़क की सुविधा चाहिए, बेहतर एयरपोर्ट चाहिए। इन सभी चीज़ों से कंसर्न, फिर आप आइए तो संस्थाएं चाहिए, भौतिक, सामाजिक और साथ में आर्थिक, उन सब से जुड़ जाता है आर्थिक, तभी कोई भी नगर स्वास्थ्यकर हो पाएगा। और ये जब भारत में किसी भी राज्य के अंतर्गत नगर के विकास या उसके रखरखाव की चर्चा होती थी, तो टीसीपीओ प्लान के अंतर्गत इन चारों चीजों को आधारभूत स्तंभ के तौर पर देखा जाता था। इनको और बेहतर प्रकार से प्रस्तुत करने का, समायोजित या समावेशित करने का कार्य हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत देखा है और उसको क्रियान्वित भी किया है। तो इसलिए थोड़ा मैंने इसको डिटेल में डिस्कस कर दिया कि ये 4 जो घटक हैं वो पहले भी नगर डिवीजन में होते थे और इन्हीं को अंतर संबंधित किया जाता था। स्मार्ट सिटी की अवधारणा के अंतर्गत नगर या शहर में जैसे संचालन और सेवाएं, ध्यान रखिएगा इसमें 2-3 बहुत महत्वपूर्ण टर्म्स हैं, जैसे दक्षता को अनुकूलित, अर्थात केवल वो सेवाएं न हो, दक्ष हो। जैसे आप कंप्यूटर या लैपटॉप को चलाते हैं, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर चलाता है और एक कॉमन मैन चलाता है, दोनों में काफी फर्क होगा अंडरस्टैंडिंग में, उसके यूजेस में। जैसे एक सामान्य व्यक्ति के लिए मोबाइल यूट्यूब या फेसबुक या व्हाट्सएप से ज्यादा नहीं हो पाता, लेकिन उसी एंड्रॉयड मोबाइल का प्रयोग टेक्निकली कई लोग एजुकेशन के लिए, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को बनाने के लिए, प्रोग्रामिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं। समान वही अवधारणा लैपटॉप को लेकर के भी है। तो दक्षता का तात्पर्य है उन सभी चीजों के प्रति आप बहुत ज्यादा अवेयर हैं, उसको जानते हैं और उसका प्रयोग करने में सक्षम है। यहां पर दिया है संचालन तथा सेवाओं की दक्षता को अनुकूलित, अर्थात उससे आप फैमिलियर हो जाए। इसके अलावा अत्याधुनिक और सतत पोषणीय, अर्थात इसका इंग्लिश होता है सस्टेनेबल। ये मैंने इसलिए कह दिया कि कई बार विद्यार्थी हिंदी टर्म्स को एग्जैक्टली नहीं समझ पाते, इंग्लिश टर्म से को सुनने के बाद ज्यादा बेहतर समझ पाते हैं। तो सतत पोषणीय धारणीय का तात्पर्य होता है सस्टेनेबल, तो दक्षता को अनुकूलित, अत्याधुनिक और धारणीय बनाता है, और ये सब फिर घटक बन जाते हैं स्मार्ट सिटी से। तो फिर से मैं रिपीट करता हूं, स्मार्ट सिटी का कोई स्पष्ट ऑफिशियल या आधिकारिक परिभाषा नहीं है, अवधारणा नहीं है। ये समय के साथ, प्रदेश के साथ, राष्ट्र के साथ या राज्य के साथ परिवर्तनशील होता है। इसके बावजूद कुछ उसके आधारभूत घटक अवश्य होते हैं। ये सबसे पहला, नगर की जो संस्थाएं हैं वो बेहतर प्रकार से विकसित होनी चाहिए और एक बेहतर नियोजन के साथ विकसित होनी चाहिए। इसके अलावा नगर का भौतिक विकास
इसमें सड़क, भवन या जो भी सामुदायिक क्षेत्र हैं उनका विकास किस प्रकार से किससे जोड़ा गया है, या जो परिवहन है उन सब चीज़ों को, फिर सामाजिक में जैसे शिक्षा हो गया या कल्याण या स्वास्थ्य, उन सब चीज़ों को देखा जाएगा। सामुदायिक भवन कैसे निर्मित हुए हैं, और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण इन सब को तेजी से बेहतर प्रकार से संचालित करने का कार्य करता है आर्थिक, अर्थात इकोनॉमिकल जो स्टेटस है किसी भी सिटी का वो किस प्रकार का है। ठीक है, तो ये तो पहले भी होते थे, लेकिन इन्हीं को समायोजित करके, समावेशित करके स्मार्ट सिटी की अवधारणा को प्रस्तुत किया गया है। तो ये अवधारणा क्या है, अगर इसको हम सिंपली परिभाषित करने का प्रयास करें तो स्मार्ट सिटी एक ऐसा आधुनिक सिटी है, भारतवर्ष में 2015 में यशस्वी प्रधानमंत्री के द्वारा यह प्रारंभ किया गया, जिसमें भौतिक, सामाजिक, आर्थिक और इसके साथ साथ संस्थागत सभी घटकों को मिलाकर इस प्रकार से नगर की संरचना का निर्माण किया जाता है कि नागरिकों का जीवन बेहतर और गुणवत्ता युक्त हो सके। हैप्पीनेस इंडेक्स अपने आप बेहतर होता जाएगा यदि आप गुणवत्ता युक्त जीवन जिएंगे। तो इसको अब चलते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद इस सिटी या स्मार्ट सिटी मिशन का प्रारंभ कब किया गया? हमारे जो यशस्वी प्रधानमंत्री हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने 25 जून 2015 को इस परियोजना या मिशन को प्रारंभ किया, एक बेहतर उद्देश्य के साथ कि ये नगर केवल अधिवास के रूप में नहीं होते, नगर इकोनॉमी के वो बूस्टर्स होते हैं जो गांवों को विकसित कर सकते हैं। अर्थात विकास को समग्रता से, तेजी से आगे बढ़ाना है तो हमें नगरों को विकसित करना होगा। और इसके लिए आप देखेंगे अलग अलग प्रकार से जो पिलर्स, अर्थात जो मुख्य घटक निर्धारित किए गए स्मार्ट सिटी के लिए, उसके लिए पहले से ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने योजनाएं प्रारंभ कर रखी है। जैसे भारत में जो अभी वर्तमान में नितिन गडकरी जी हैं, एक्सप्रेसवे को लेकर के जिस प्रकार की क्रांति आई है, वो क्रांति आज से लगभग 20 साल पहले चीन में आई थी। और गुणवत्ता के अंतर्गत, मात्रात्मकता के अंतर्गत जिस प्रकार से गडकरी जी, मंत्री जी एक्सप्रेसवे बना रहे हैं, भारत में निसंदेह एक बहुत बड़ी क्रांति है। और ये क्रांति, अब आपने सुना होगा, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, अर्थात एक्सप्रेसवे केवल परिवहन के माध्यम या साधन नहीं है, बल्कि इंडस्ट्री के कॉरिडोर के तौर पर इनका विकास हो रहा है। इंडस्ट्री के कॉरिडोर के तौर पर विकास होगा। अब सोचिए, इंडस्ट्री अर्थात जब उद्योग आएगा तो लोगों को रोजगार मिलेगा, वहाँ उत्पादन होगा, उसमें निवेश होगा, अर्थात जो व्यय होगा, निवेश होगा, फिर वो बाजार में बिकेगा, तो पूरा का पूरा इकोनॉमी का एक ऐसा चेन चलेगा जिससे नागरिकों की बेहतर आय होगी। प्रति व्यक्ति आय बेहतर और गुणवत्ता युक्त जीवन की सुनिश्चितता का सबसे बड़ा आधार है। और इस परिस्थिति में नगरीय जीवन के साथ साथ उस प्रदेश का समग्र और समावेशी विकास संभव है। तो ओवरऑल माननीय प्रधानमंत्री जी ने 25 जून 2015 को यह कार्यक्रम शुरू किया, एक अच्छे सोच और कई आधारभूत घटकों को जोड़कर। तो प्रारंभ कब किया गया, ये तो बस एक सूचना ही था जो मैंने दे दिया। उसी समय की तस्वीर है जब इसको लॉन्च किया गया था। स्मार्ट सिटी मिशन का उद्देश्य क्या हो सकता है? देखिए, अगर हम पूरे सिटीज को स्मार्ट बनाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि फंड हमें देखना पड़ता है कि प्रॉपर है या नहीं है। जैसे आप खासकर मध्य वर्ग में या जो निम्न वर्ग के लोग हैं, मैं किसी जाति धर्म से इसको नहीं जोड़ रहा, क्योंकि सबकी ऑलमोस्ट स्थितियाँ इसी प्रकार की होती हैं। घर में पहले बच्चे भी या बच्चों की संख्या ज़्यादा होती थी, जैसे 4 बच्चे हैं तो चारों को बाहर भेजा जा सके पढ़ने के लिए, कई बार ऐसा संभव नहीं होता है। तो हम चयनित करते हैं कि इनमें से किन को हम भेज सकते हैं, और चयनित करने के आधार पर, जैसे स्कॉलरशिप प्रोग्राम ही हो गया, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, या घर परिवार की बात करें तो 1-2 को भेजा जाता है और यह सोचा जाता था कि परिवार तो संयुक्त है, ये 2 लोग भी जाकर बढ़िया से पढ़कर बेहतर नौकरी ले लिए या बेहतर रोजगार के अवसरों को प्राप्त कर लिए तो परिवार का विकास होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि भारत में सभी नगरों को एक साथ स्मार्ट सिटी बनाया जा सके, स्मार्ट नगर या शहर बनाया जा सके, उतना फंड भी नहीं है। इसके अलावा हम सबको एक साथ बनाने का प्रयास करेंगे तो सफलता के जो मात्रात्मक और गुणात्मक स्तर हैं वो कम हो सकते हैं। तो इस रूप में जो मिशन के उद्देश्य थे उनको निर्धारित किया गया कि सबसे पहले हम भारत के 100 नगरों और शहरों को ही स्मार्ट बनाने का प्रयास करेंगे। जो उसके निर्धारक घटक हैं, पिलर्स कहते हैं उसको, आधारभूत
संरचना के अंतर्गत उस पर चर्चा करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले 100 शहरों को स्मार्ट सिटी बनाने का के अंतर्गत इस परियोजना को प्रारंभ किया गया, जिसमें सबसे पहले जो बुनियादी सुविधाएं हैं जैसे जल की आपूर्ति है, बिजली की आपूर्ति है, डिजिटलाइजेशन है, या नागरिकों की सुरक्षा है, विशेषकर महिलाओं के लिए, वृद्ध के लिए, बच्चों के लिए। अब सुरक्षा आप कैसे देंगे? तो सीसीटीवी कैमरे लगाएंगे। अक्सर आजकल रील्स में भी आप देखते होंगे कि फलना मोहल्ले में एक मारपीट हुआ और उस मारपीट का वीडियो वायरल हो गया। पुलिस वाले के भी कई वीडियोज आ जाते हैं, समाज के विभिन्न वर्ग के लोगों के वीडियोज आ जाते हैं। तो वो कैसे आ रहा है, या इस प्रकार से क्राइम को कंट्रोल कैसे किया जा सकता है सुरक्षा के अंतर्गत? तो अगर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं तो ऑब्वियसली कोई भी व्यक्ति सीधे सीधे क्राइम करने से डरेगा या बचेगा, है ना। तो बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करानी है। इसके अलावा नागरिकों को एक गुणवत्ता युक्त बेहतर जीवन देना है, और ये तभी संभव है जब वे आधारभूत घटक सभी नागरिकों के लिए मात्रात्मक रूप से और गुणात्मक रूप से दोनों प्रकार से उपलब्ध रहे। मात्रात्मक तो मतलब ये होता है जैसे बिजली ही है तो 24 घंटे बिजली उपलब्ध हो, ये विद्युत का मात्रात्मक उपलब्धता है। लेकिन साथ ही साथ बिजली का जो वोल्टेज है वो प्रॉपर रहे, फ्लक्चुएट ना करे, बहुत कम ना हो, ताकि समस्या या बहुत सारी चीज़ें चल ही नहीं पाएंगी यदि वोल्टेज बहुत कम रहेगा। तो उसको कहते हैं गुणात्मक। जैसे जल ही है, जल की आपूर्ति प्रॉपर हो, पर्याप्त हो, यह मात्रात्मक हुआ। साथ में जल शुद्ध हो, यह गुणात्मक हुआ। तो मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों ही स्तरों पर जब इस सभी घटकों की आपूर्ति प्रॉपर होगी तब हम कहेंगे नागरिक जीवन गुणवत्तायुक्त हो सकता है, जो स्मार्ट सिटी की ओर ले जाएगा, है ना। इसके अलावा प्रबंधन के या नगर के प्रबंधन के क्रियान्वयन में सक्षम प्रशासन, लेकिन केवल सक्षम प्रशासन से नहीं होगा। सक्षम प्रशासन के साथ साथ हमें नागरिकों की जन सहभागिता को भी सुनिश्चित करना है, क्योंकि सरकार वृक्ष लगा देता है, सरकार द्वारा वृक्ष लगाया गया, नागरिक उसको अपना समझ के तोड़ लेते हैं। आप समझ सकते हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो जब तक जनता इस बात को खुद से महसूस न करे कि सड़क हमारा है, इसे साफ रखना है, ये वृक्षारोपण हमारे लिए किया जा रहा है, तो हम इसको न तोड़ें। पार्क में फूल होता है, हम तुरंत तोड़ लेते हैं और घर पर उसको सजा के रखते हैं। तो हम किसी भी सार्वजनिक स्थल के चीज को भी अपना समझें। जब तक जन सहभागिता की सुनिश्चितता नहीं होगी, अर्थात अभिशासन और अभिशासन से सुशासन, तो प्रशासन से केवल चीजें बेहतर नहीं होंगी, हमें अभिशासन और सुशासन तक को इसे अंतर संबंधित करना होगा, है ना। इसलिए मैंने लिखा है, देखिए, अभिशासन और जन सहभागिता की सुनिश्चितता भी होनी चाहिए। इसके अलावा नगर का प्रबंधन पूर्णतः डिजिटलीकृत हो। जैसे मैंने कहा ना कि किसी शहर या नगर के किसी भी कोने में आग ही लगा है तो एक ऐसी कंप्यूटराइज व्यवस्था का सृजन हो जिससे कि उस केंद्र में यह सूचना मिल जाए कि उस क्षेत्र में इस प्रकार की दुर्घटना हुई है। सड़क दुर्घटना ही हो सकता है ना। कोई, जैसे आप आजकल नेविगेशन यूज करते होंगे, आपको किसी मोहल्ले में जाना है या किसी एरिया में जाना है तो आप मोबाइल पे नेविगेशन लगा लेते हैं और कार में या बाइक में आप देखते जाते हैं कि भाई ये रास्ता सही है गलत है। उसमें यह भी दिखा देता है कि आपका फास्टेस्ट रूट कौन सा होगा। इसके अलावा इन एरियाज में इतनी देर का जाम है तो आपका ट्रैफिक स्लो हो सकता है। अब सोचिए स्मार्टनेस क्या है। कई बार हम रास्ता इसलिए बदल देते हैं क्योंकि वहां पर जाम की समस्या की सूचना हमें पहले से मिल गई। तो अगर नगर का ये पूरा सिस्टम डिजिटलाइज्ड हो जाए तो ऑब्वियसली नागरिकों को प्रत्येक संदर्भों में इसका लाभ मिलना प्रारंभ हो जाएगा और ये बहुत अपेक्षित भी है। तो किसी भी स्मार्ट सिटी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है उसका डिजिटलाइज्ड होना। हालांकि अभी भी भारत के प्रत्येक महानगर या नगर में जो स्मार्ट सिटी के रूप में भी डेवलप हुए हैं या हो रहे हैं उनमें 100% डिजिटलाइजेशन नहीं हो पाया है, लेकिन फिर भी भारत के कई नगरों में प्रक्रिया सुचारू रूप से क्रियान्वित की गई है। उसमें भी कुछ कुछ लैचेस आए हैं, लेकिन इसके बावजूद ये प्रारंभ है और धीरे धीरे इसका असर दिखना शुरू हो गया है। तो डिजिटलीकृत हो और ये संदर्भ प्रत्येक संदर्भ में, जैसे कोविड के समय आपने सुना होगा, देखा होगा, जानकारी आपको मिली होगी कि अस्पतालों को यह सूचना दिया गया सरकार के द्वारा कि आप नेट पे ये व्यवस्था दें कि आपके अस्पताल में कितने बेड हैं, कितने खाली हैं, आप नए किसी मरीज की भर्ती कर सकते हैं या नहीं कर सकते। इन सब सूचनाओं का सबसे बड़ा लाभ यह हुआ क्योंकि कोविड एक एक्सट्रीमली इन्फेक्शियस डिजीज था, प्रॉब्लम था, इसलिए जिन अस्पतालों में किसी प्रकार की सुविधा उपलब्ध नहीं है, सुविधा का मतलब है कोई बेड खाली नहीं है या वहाँ पर कंजेशन ज़्यादा है,
तो नागरिक या मरीज वहां पर नहीं जाएंगे। और ये डिजिटलाइजेशन का बेस्ट एग्जाम्पल है। कोविड-19 के समय जो हुआ, तो क्या हम आम दिनों में या सामान्य दिनों में भी इस प्रकार की चीजों को नहीं देख सकते? देख सकते हैं। आजकल देखिए, डिजिटलाइजेशन के अंतर्गत हमें मूवी देखने जाना है, तो मूवी का टिकट भी हम इंटरनेट से बुक कर लेते हैं, नेट के थ्रू बुक कर लेते हैं, उसका पेमेंट भी हो जाता है। और जिस मूवी के अंतर्गत या जिस थिएटर में उस मूवी के पर्टिकुलर शो में सीट खाली नहीं है, तो पहले हमें पता चल जाता है, या फेवरेबल सीट खाली नहीं है, हम आगे बैठ कर देखना पसंद नहीं करेंगे, हम पीछे ही या फला सीट को ही लेना चाहते हैं, तो डिजिटली हमें यह पता चल जाता है कि इस प्रकार की चीज़ों को मतलब वो उपलब्ध है कि नहीं। तो डिजिटलाइजेशन का फायदा इस छोटे से छोटे और बड़े से बड़े स्तर पर हो सकता है। और नगर यदि डिजिटलीकृत हो गया तो निसंदेह वो स्मार्ट सिटी की प्रक्रिया में आधार स्तंभ की तरह कार्य करेगा। तो जो उद्देश्य थे वो यही सब थे। इसके अलावा स्थानीय विकास को ये रीजनल प्लानिंग से कंसर्न संबंधित होता है, अर्थात प्रत्येक स्मार्ट सिटी एक प्रत्येक रीजन जहां पे वो सिटी है उस रीजन के अर्थात प्रदेश के विकास का आधार स्तंभ बनेगा, क्योंकि उस समग्रता में समावेशी प्रक्रिया के साथ विकास की प्रक्रिया को अमली जामा पहना सकता है। इसलिए स्मार्ट सिटी बहुत आवश्यक होगा। ये पॉइंट्स जरूर आप ध्यान दीजिएगा कि स्मार्ट सिटी केवल उस पर्टिकुलर या स्वयं नगर के लिए नहीं, बल्कि उस प्रदेश के विकास का एक बड़ा आधार बन सकता है। और प्रादेशिक विकास तभी बैलेंस होता है जब उस प्रदेश के अंतर्गत आय की असमानता कम हो। इसके अलावा प्रत्येक नागरिक बेहतर और गुणवत्तायुक्त जीवन जी रहा हो। इन सभी उद्देश्यों को समावेशित करके भारत सरकार ने इस स्मार्ट सिटी मिशन को लॉन्च किया, प्रारंभ किया, और 21-22 से तो सकारात्मक अपेक्षित रिजल्ट भी देखने को मिलने लगे। तो उद्देश्य और ऑलमोस्ट पॉइंट वाइज भी आगे आएगा, समझ चुके होंगे आप लोग। स्मार्ट सिटी के प्रमुख जो आधार स्तंभ हैं उनकी चर्चा थोड़ी कर लें। देखो, ये 10 चीजें, हालांकि कई जगह 9 मिलेगा, अब कई जगह 12 भी मिलता है, लेकिन ऑलमोस्ट इनमें वो सारी चीजें आ गई हैं जिनकी चर्चा हम करेंगे। तो पहला है पर्याप्त जलापूर्ति। अब यहां फिर वही पॉइंट आ जाएगा। पहला, मात्रात्मक स्तर पर। जैसे घर में 10 लोग हैं और आप कहिए कि हम जलापूर्ति कर दिए हैं, मैं आलोचना नहीं कर रहा हूं, लेकिन वर्तमान जो दिल्ली सरकार की हालत है, प्रदूषित जल का आपूर्ति किया जाता है, पानी की उपलब्धता ही नहीं है, दूसरे पे हमेशा दोषारोपण कर दे रहा है। कृपया आप इसको किसी सरकार से या पार्टी से मत जोड़िएगा। यमुना पिछले 15 साल से साफ ही हो रही है, हालांकि पहले भी ये समस्याएं थी, लेकिन दिल्ली भारत की राजधानी है, इसलिए मैंने दिल्ली का उदाहरण लिया। यहां पर फंड की कमी नहीं है, इसके बावजूद भी समस्याएं बनी हुई हैं। तो जलापूर्ति में सबसे पहले मात्रात्मक आएगा। यदि घर में 10 लोग हैं, आप 2 बाल्टी या 5 बाल्टी के बराबर पानी की आपूर्ति कर रहे हैं, जल की आपूर्ति कर रहे हैं, तो पर्याप्त नहीं है। तो पहला, मात्रात्मक स्तर पर जल की आपूर्ति पूरी हो। दूसरा, गुणात्मक स्तर पर हो। और ये सब टर्म्स जरूर आप ध्यान रखिए, एग्जामिनेशन हॉल में यदि आप लिखते हैं या वैसे भी समझने के लिए बहुत आवश्यक है। जैसे यदि जल प्रदूषित है या शुद्ध नहीं है, जिसको हम पी ना सकें, तो ओवरऑल वो जल आपूर्ति बहुत प्रासंगिक या बेहतर नहीं माना जाएगा। तो जल की आपूर्ति तो हो, मात्रात्मक रूप पर, अर्थात अपेक्षित रूप से जितनी आपूर्ति चाहिए उतनी हो, है ना। इसके उपाय भी हैं, क्योंकि कई बार लोग जल को बर्बाद भी करते हैं, उसके भी उपाय हैं। तो मात्रात्मक स्तर पे हो, गुणात्मक स्तर पे हो। यही बात विद्युत की आपूर्ति के लिए भी है। अब देखो, ये तो इसलिए भी बहुत आवश्यक हो गया विद्युत की आपूर्ति, क्योंकि आजकल तो सिटीज में खास करके जो बाइक्स और कारें हैं उनको बैटरी चालित बनाया जा रहा है। दिल्ली में, मुंबई में, चंडीगढ़ में बैटरी चालित बसें चल रही हैं, बड़ी बड़ी बसें, वो बैटरी से ही चलती हैं। तो भाई तुम चार्ज कहाँ करोगे? तो घर में चार्ज, अब मान लो किसी का घर है 15वें फ्लोर पे, तो क्या वो बाइक 15वें फ्लोर पे लेकर चार्ज करेगा? तो चार्जिंग पॉइंट सोसाइटी में या जहां भी वो उनका अधिवास है वहां पर होना चाहिए। इसके अलावा कुछ ऐसे सामुदायिक क्षेत्र भी हों, जैसे मैं यहाँ से साउथ दिल्ली गया हूँ या 20-25 किलोमीटर दूर गया हूँ और मुझे चार्ज की आवश्यकता है, तो अब पता चला चार्ज ही नहीं है, तो अब फिर या तो क्रेन पे लोड करवा कर गाड़ी मंगवाना पड़ेगा, वो एक अलग समस्या हो जाएगा।
तो हमें क्या करना चाहिए, ऐसे सामुदायिक क्षेत्रों में भी उसके कुछ चार्ज फिक्स किए जाए ताकि गाड़ियों को चार्ज किया जा सके, है ना। तो विद्युत की आपूर्ति अब इसलिए भी आवश्यक हो गया है, और सेम यहां भी यही आएगा, मात्रात्मक स्तर पे और गुणात्मक स्तर पर, अर्थात वोल्टेज भी प्रॉपर रहे, फ्लक्चुएशन कम हो, तो पर्याप्त जलापूर्ति हो, सुनिश्चित विद्युत आपूर्ति हो, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, ये बहुत जरूरी है। और आपको शायद पता होगा, आजकल कचड़े से बिजली बनाया जा रहा है। दिल्ली में, मुंबई में या नोएडा में, गुड़गांव में कचड़े से बिजली, और भी जगह है, चेन्नई में भी प्लांट है, कोच्चि में प्लांट है, हैदराबाद में बहुत बड़ा प्लांट लगा हुआ है। अर्थात सोचिए, जिसको पहले हम बेकार समझते थे, उस बेकार से इतने बहुमूल्य चीज का उत्पादन हम कर रहे हैं जो हमारे जीवन के लिए अति अनिवार्य है, विद्युत। इसके अलावा हम उससे कंपोजिट खाद बना रहे हैं, अर्थात अब वो वेस्ट जिसको हम पहले अपशिष्ट कहते थे, बेकार कहते थे, बदबूदार कहते थे, उसके कई प्रयोग हैं, बहुआयामी प्रयोग हैं। जैसे हम इससे बिजली बना रहे हैं, विद्युत निर्माण, हम इससे हरित खाद बना रहे हैं, और भी कई प्रयोग हो सकते हैं इसके। लेकिन अब आप ये सोच रहे होंगे कि फिर ये जो स्मार्ट सिटी है उसमें इसको कैसे शामिल किया जाए। तो सिटी में ये हो भी सकता है, ये नहीं भी हो सकता है। अपशिष्ट का प्रबंधन कई बार प्रोजेक्ट के तौर पे तो होता है, व्यवहारिक रूप में वो कार्यरत नहीं हो पाता। लेकिन स्मार्ट सिटी का यह आधार है, स्मार्ट सिटी की प्राथमिक शर्त में है कि आपको अपशिष्ट प्रबंधन अर्थात वेस्ट मैनेजमेंट करना पड़ेगा। वेस्ट जो वाटर है, जल का प्रबंधन, जो ठोस है उसका प्रबंधन। हालांकि ठोस प्रबंधन ज्यादा खतरनाक होता है, जैसे प्रतिदिन जो कूड़ा निकलता है, दिल्ली के पास आप देखेंगे, नोएडा के पास आप देखेंगे, कूड़े का पहाड़ बना हुआ है, उससे कई विषाक्त गैसें निकलती हैं, तो कई प्रकार से समस्याएं हैं। तो ओवरऑल आप देखेंगे कि इस अपशिष्ट प्रबंधन की विशेष प्रकार से जो प्रोजेक्ट है वो निर्मित होंगे, स्मार्ट सिटी का वो भाग होंगे। ये एक बड़ा आधार है और ये महत्वपूर्ण आधार है, क्योंकि प्रदूषण अपने आप में स्वयं तो समस्या है ही, कई प्रकार के अन्य समस्याओं को सृजित करता है, जन्म देता है। इसलिए इसको रोकना बहुत जरूरी है, तभी तो नागरिकों का बेहतर जीवन हो पाएगा। तो अपशिष्ट प्रबंधन, सक्षम शहरी गतिशीलता। शहरी गतिशीलता का मतलब है सार्वजनिक परिवहन। जैसे आजकल देखोगे आप, मेट्रो या बसें जो हैं, क्योंकि प्राइवेट व्हीकल्स में अब एक आदमी एक कार को लेकर जा रहा है, उसमें बैठ सकते हैं 5 आदमी। हालांकि अब तो बैटरी वाले कारें भी आ गई हैं, तो जाम अलग लगेगा, प्रदूषण अलग होगा, तो मल्टीपल टाइप के, मतलब बहुआयामी प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। तो जो गतिशीलता है उसको बेहतर करने के लिए सार्वजनिक परिवहन बेहतर से बेहतर हो, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है मेट्रो। अर्थात केंद्र सरकार जिन जिन सिटीज का चयन कर रही है, 100 सिटीज का चयन हो चुका है, उस पर काफी बेहतर कार्य भी हुआ है, उसका बेहतर परिणाम भी आना शुरू हो चुका है। तो ओवरऑल उसमें सार्वजनिक परिवहन, विशेष रूप से मेट्रो का विकास, जो बस सेवाएं हैं उनका विकास, कॉलेज के टाइम पर, स्कूल के टाइम पर, ऑफिस के टाइम पर, मेट्रो तो खैर दिन भर चलता ही रहता है, या प्रमुख जो बाजार हैं वहां तक उसकी सुनिश्चितता हो, उन सभी चीजों के लिए ये बहुत जरूरी है। फिर गरीबों के लिए किफायती आवास। अब देखो, प्रधानमंत्री जी ने आवास के लिए विशेष योजनाएं प्रारंभ की। अब आप सोच रहे होंगे, आवास की योजनाओं को प्रारंभ किया गया, इससे क्या अंतर संबंध है उसका। तो एक तरफ जैसे मैंने परिवहन की चर्चा की कि माननीय गडकरी जी परिवहन के अंतर्गत एक्सप्रेसवे का विकास कर रहे हैं, निर्माण कर रहे हैं, वहीं सभी के लिए आवास, यहां तक कि फ्री में भी आवास दिया जा रहा है, आवास पर सब्सिडी दिया जा रहा है। इन सभी प्रक्रियाओं के माध्यम से आखिर प्रधानमंत्री करना क्या चाहते थे, क्योंकि इन्हीं सबको फिर जोड़ा गया, समावेशित किया गया, इंक्लूसिव किया गया, और तब बनकर स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट सामने आ गया। तो सबके लिए मकान हो, यदि सबके लिए क्या है, तो रोटी कपड़ा और मकान, अर्थात कपड़ा संस्कृति का, रोटी इकोनॉमी का, और मकान हमारे सामाजिक जीवन का आधार होता है, इसलिए कहते हैं रोटी कपड़ा और मकान। तो मकान यदि, आवास यदि नहीं रहेगा, तब तो फिर स्लम्स बनेगा, झुग्गियां बनेगी। और क्या झुग्गी किसी भी स्मार्ट सिटी का आधार हो सकते हैं? स्मार्ट सिटी में यदि झुग्गियों का विकास हो तो कभी उसको हम स्मार्ट सिटी तो नहीं कह सकते, है ना। तो सभी के लिए आवास हो, इसके लिए भी योजनाएं हैं। सक्षम आईटी कनेक्टिविटी, खास करके इसको हम जोड़ देंगे डिजिटलाइजेशन से।
डिजिटलाइजेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जो नगर में आर्थिक गतिविधता के साथ साथ मतलब जो कनेक्टिविटी है उसको तेजी से बढ़ाएगा, इकोनॉमी रोजगार के कई साधन उत्पन्न करेगा, नागरिकों को बेहतर गुणवत्ता युक्त सूचनाएं देगा। उन सूचनाओं के वजह से अब रेलवे ही है, मान लो रेल 5 घंटे लेट हो गई, सूचना का कोई तंत्र ही नहीं है, स्टेशन में जाके हमें बैठना पड़ेगा। लेकिन यदि पूरी तरह से डिजिटलाइजेशन हो जाए, अर्थात डिजिटल सूचनाएं हमें मिलने लगे कनेक्टिविटी के माध्यम से, तो हम वहां जाकर के इंतजार नहीं करेंगे। और ये स्मार्ट सिटी के सबसे बड़े आधार में शामिल है। इसके अलावा ई गवर्नेंस, अब ई गवर्नेंस में देखो पंचायती राज भी आ जाएगा या नगर पंचायत भी आ जाएगा। ई गवर्नेंस जैसे ही आएगा वैसे ही नागरिकों की अर्थात जन सहभागिता की सुनिश्चितता होगी, और जन सहभागिता की सुनिश्चितता बहुत बड़ा आधार है हमारे लोकतंत्र को, गणतंत्र को सशक्त करने के लिए। ये ना केवल महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए होगा, आप सुनते होंगे महिला सशक्तिकरण, भारत में नागरिक सशक्तिकरण की भी आवश्यकता है, और ये डिजिटलाइजेशन के माध्यम से हो सकता है, अर्थात हमें डिजिटल करना पड़ेगा। अब देखेंगे, अब फेरी वाले, अब तो चुटकुलों में यहाँ तक होता है कि एक भिखारी था, तो पैसे जिसे मांग रहा था उसने कहा मेरे पास छुट्टे नहीं है, तो उसने तुरंत दिखाया कि यूपीआई पेमेंट हम पे कर दो, पेटीएम करते हो वो भी मेरे पास है, मतलब भिखारी भी ले घूम रहे हैं। लेकिन ये क्या है, ये डिजिटलाइजेशन है। डिजिटलाइजेशन के अंतर्गत अब छुट्टे पैसे की समस्या से मुक्ति मिली, आप सब्जी वाले, रेडी वाले, फेरी वाले तक लेके चल रहे हैं। अर्थात आपको पेमेंट लेना है या पेमेंट करना है, कितनी ज़्यादा सहूलियत हो गई, बिना कैश को कैरी किए हुए हम सारी समस्याओं से मुक्त हो जाते हैं, हमारा काम इजिली हो जाता है। सोच के आप देखिए। और उसके लिए कनेक्टिविटी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, इंटरनेट की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। वो कैसे होगा, ये सब इसी डिजिटलाइजेशन की प्रक्रिया से अंतर संबंधित है। तो किसी भी स्मार्ट सिटी के लिए ये छठा पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा सुशासन, वही गवर्नेंस ही है। अभी देखो, टिकाऊ या सतत पोषणीय विकास, सतत पोषणीय विकास के अंतर्गत कई चीजें आएंगी, जैसे हमने संस्थागत को जोड़ा, ये आपको मैं डिस्कस कर चुका हूं, हमने भौतिक को जोड़ा, हमने सामाजिक को जोड़ा, हमने आर्थिक को जोड़ा। किसी भी नगर के अंतर्गत जो टीसीपी प्लान था इन चार चीजों पर चलता था। लेकिन कोई भी नगर सस्टेनेबल कैसे हो सकता है, वहां पर वायु प्रदूषण का लेवल बहुत कम होना चाहिए। कहा जाता है दिल्ली में जितना प्रदूषण है, एक सामान्य आदमी भी उतना ही ज्यादा उसके फेफड़े प्रदूषित होते हैं जितना कि 8 से 10 सिगरेट पीने पे होगा। सोचिए दिल्ली का हवा, दिल्ली की वायु किस स्तर तक विषैली हो चुकी है कि बिना सिगरेट पिए ही आपको पिला दिया जाता है, क्योंकि आप दिल्ली में रहते हैं। तो इसके अलावा हम इसको हरित पट्टी से जोड़ेंगे, या जो जल है, वायु है, अन्य, इन सभी चीजों को जब हम बहुत बेहतर प्रकार से समायोजित करेंगे, वो गुणवत्ता युक्त हो, तभी तो बेहतर जीवन होगा। इसके लिए क्या होगा, हमें पार्क या वन या हरित पट्टी ये सब लगाना होगा, तब क्या होगा, नगर सस्टेनेबल होगा। ठीक है, तो सुस्थिर या टिकाऊ या पोषणीय पर्यावरण के लिए ये चीजें आवश्यक है, तभी नगरीय उष्मा द्वीपों का निर्माण भी नहीं होगा। नगरीय उष्मा द्वीप के लिए अलग से वीडियो है, उसको आप देखिए। तो इस पर्यावरण में जैसे जो मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग है, उनमें भी क्रीपर्स होती हैं, लताएं, उन लताओं को आप चढ़ा दीजिए, तो जड़ तो उनका नीचे होता है, लेकिन बिल्डिंग में जितनी दूरी तक वो होती हैं, उष्मा द्वीप के निर्माण में या नगर में तापमान बढ़ने के प्रक्रिया को वो काफी तेजी से नियंत्रित करती हैं। घर के बालकनी में भी, ये तो शौक की भी चीज है, आप इस प्रकार के पौधे लगाएं जो कम से कम अपने आपके परिवार के लिए, जितना एक परिवार कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, उस परिवार के आवश्यकता के अनुरूप तो कम से कम वो पौधे ऑक्सीजन दे ही दें। यदि प्रत्येक परिवार ये निर्धारित कर ले कि हमें इतना वनस्पति अपने घर में जरूर लगाना है, शोकेस मतलब सुंदर दिखने वाले भी, फूल वाले भी, कि जितना हम CO2 छोड़ते हैं, हमारा परिवार छोड़ता है, उतना CO2 को फिर से O2 में कन्वर्ट करते हैं, तो सोचिए कितना बेहतर प्रबंधन होगा। तो सस्टेनेबल तभी होगा जब पर्यावरण भी वहाँ का बेहतर होगा। अब उस पर जो जल राशि है, तालाब है, नदी है,
इसमें जैसे बिहार में एक त्यौहार है, यूपी में, तो खैर भारतवर्ष में मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय से मनाया जाता है, छठ। छठ के सब आप देखेंगे कि तालाब है, नदी है, जो भी इस प्रकार का कई बार उसमें खुदवाया भी जाता है, उसको नागरिक स्वयं ही साफ करते हैं, जनता स्वयं ही साफ करती है, सरकार से कोई अपेक्षा नहीं होता, सरकार कुछ कर दे तो और बेहतर हो जाता है। तो इस प्रकार के जन भागीदारी की सुनिश्चितता किसी भी नगर के स्मार्ट नगर में परिवर्तित होने का एक बड़ा आधार हो सकता है। तो हम वनस्पति को लगाएं, जल को साफ रखें, या जो भी इस प्रकार की सफाई सैनिटेशन है, इन सबको लें। इसके अलावा सफाई से भी ये कंसर्न हो जाएगा, है ना। हम जाते हैं पार्क में घूमने, चिप्स खाते हैं और रैपर को ही फेंक देते हैं, आजकल अक्सर दिया जा रहा है, इस पर तो फाइन की सुविधा मतलब व्यवस्था भी की गई है ना। मेट्रो है, हाँ, इसमें मैं ये भी कहूँगा कि सरकार को दोनों प्रवृत्तियों से जनता को नियंत्रित करना चाहिए, प्रवृत्तियों को नियंत्रित करना चाहिए। एक है कैरेट, दूसरा है स्टिक। कैरेट का मतलब होता है गाजर दिखाओ, ना माने तो छड़ी दिखाओ, बल्कि दो कभी कभी। ट्रेन में आप देखेंगे किसी भी रेलवे स्टेशन पे, चाहे दिल्ली का रेलवे स्टेशन ही क्यों ना हो, पान आदि थूका ही रहता है, पान बीड़ी सिगरेट हो, या गंदगी रहता ही रहता है। आपने कभी देखा है मेट्रो में इस प्रकार गंदगी का होना? तो कई बार जनता जब नहीं मानती तो भाई गार्जियन एंड कस्टोडियन कौन है? सरकार है। तो वहां पर फाइन की व्यवस्था होती है। मैंने कई बार सुना है ऐसा, चुटकुलों में कुछ लोग बताते थे कि एक फला व्यक्ति को मैंने देखा, उसको थूकने का इच्छा हुआ, या तो खैनी वैनी कुछ खाया होगा, पान वान खाया होगा, लेकिन देखा 200 रुपया 500 रुपया फाइन है, थूका नहीं, घोंट गया। अब सोचिए इससे क्या क्या शिक्षा मिलता है। मतलब ये कि अगर जनता स्वतः इस भागीदारी के माध्यम से सफाई को सूचित न करे तो दंड की व्यवस्था, फाइन की व्यवस्था भी होनी चाहिए, क्योंकि उद्देश्य यही है कि एक की गलती का खामियाजा सब कोई न भुगते। आ रहा है समझ में? तो ओवरऑल टिकाऊ या सतत विकास में ये सारी चीजें आती हैं। अब मैं इसको मिटा दे रहा हूं, जो कि आप समझ चुके होंगे, है ना। इसके अलावा सुरक्षा तो ऑब्वियसली ये सीसीटीवी कैमरे से होगा, इस पर डिस्कस कर चुके हैं, महिलाओं का, बच्चों का, वृद्ध नागरिकों का। दिल्ली में कैसे कई ऐसे वृद्ध नागरिक हैं जो बड़े बड़े बंगलों में रहते हैं, उनके बच्चे यूएस या यूके शिफ्ट हो गए, मतलब फॉरेन कंट्रीज में एनआरआईज बन गए हैं वो, लेकिन वो दंपत्ति रहते हैं। कई जगह तो केवल एक महिला है या एक पुरुष है, 70s या उस एज ग्रुप में आ चुके हैं वो लोग, और उनके अगेंस्ट क्राइम खूब होता है। उनके घर में पैसे हैं, ज्वेलरी है, तो जो इस प्रकार के असामाजिक तत्व हैं उनकी हत्या कर देते हैं। ब्रूटल मर्डर इस नज़र में होता है। उनकी सुरक्षा कैसे हो? तो भाई ऑब्वियसली अब ये केवल रिहायशी इलाकों की समस्या नहीं है, ये मध्य वर्ग या निम्न वर्ग के मोहल्लों की भी समस्या है। जातिगत आधार पे धार्मिक उन्मादी भी कई बार इस प्रकार कार्य करते हैं। तो सीसीटीवी कैमरे हो, पुलिस हो, सुरक्षा गार्ड हो, इस प्रकार की व्यवस्था भी करनी होगी, तभी उनको बेहतर सुरक्षा उपलब्ध हो पाएगा। और यदि हम स्मार्ट सिटी बना भी लेते हैं, उस नगर के नागरिक सुरक्षित नहीं है या असुरक्षित महसूस भी करते हैं, डरते हैं, तभी वो स्मार्ट सिटी नहीं बन पाएगा। क्योंकि डर के परिवेश में, डर के पर्यावरण में आप कितना बेहतर सुकून से रह सकते हैं। आपको इस बात का सुकून होना चाहिए कि बिटिया यदि 8 बजे भी कोचिंग क्लास करने या कहीं क्लास करने गई है, लौट के आएगी, इस बात में कोई डाउट ना, सुरक्षित लौट के आएगी। अर्थात सुरक्षा इस प्रकार का हो जैसे गुजरात के अहमदाबाद में, गांधीनगर में, ये चीजें बहुत बेहतर है, इवन चंडीगढ़ में भी है। लेकिन भैया आप यूपी बिहार में देखिए, या और भी कई राज्य हैं जहां पे समस्याएं इस प्रकार की हैं। तो सुरक्षा किसी भी नगर में, हालांकि ये गांव में भी होना चाहिए, लेकिन स्मार्ट सिटी का ये बड़ा आधार बनेगा, जिसके लिए हमें उपाय करना चाहिए। और लास्ट में स्वास्थ्य और शिक्षा, क्योंकि स्वास्थ्य और शिक्षा किसी भी नागरिक को राज्य या सिटी से पलायन करने को भी बाध्य करता है। आप देखेंगे बिहार में शिक्षा को लेकर के पलायन सबसे ज्यादा है। महाराष्ट्र लोग जाते हैं पढ़ने, कर्नाटक पढ़ने जाते हैं, दिल्ली पढ़ने आते हैं। उसका बहुत बड़ा कारण है कि गुणवत्ता के स्तर पे वहां पे वो चीजें, वो संस्थाएं कार्यरत नहीं है, उनका क्षरण हो गया है। तो बेहतर रोजगार के लिए, बेहतर भविष्य के लिए वो लोग अपने बच्चे को खेत, जमीन, जायदाद बेच करके भी बाहर पढ़ने भेजते हैं। पटना के राजधानी में माननीय सुशासन बाबू चाहे जितना भी कह लें, पीएमसीएच पटना मेडिकल कॉलेज जो है, पटना मेडिकल कॉलेज में भी इस प्रकार के स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं है कि पटना के नागरिक वहां जाकर इलाज करा सके। और आप बात करेंगे सुशासन है। अब जो भी हो, मैं फिर यहाँ पे
नाम इंडिकेट करके किसी पॉलिटिकल पार्टी के अंतर्गत इसको मत लीजिएगा। ये ओबियसली मैं भी भारत का नागरिक हूं, मुझे भी ये कहने का अधिकार है, बेहतर है तो बेहतर है, नहीं है तो नहीं है। तो इस प्रकार की समस्याओं को नियंत्रित करना बहुत आवश्यक है, और तभी स्मार्ट सिटी हो जाएगा जब वहां के नागरिकों को कोई बहुत बड़ी बीमारी ना हो, जैसे कैंसर, तो वो उस स्मार्ट सिटी से या उस सिटी से वो बाहर जाके इलाज कराए, नहीं होना चाहिए। जैसे कुछ स्पेसिफिक बड़े डिजीजेस के लिए कुछ अस्पताल भारतवर्ष में या किसी राज्य में विशेष रूप से फेमस हो सकते हैं, लेकिन कोई छोटा मोटा बीमारी भी हुआ और उसको प्राइवेट अस्पताल में जाना पड़े, क्योंकि सब कोई प्राइवेट अस्पताल अर्थात निजी अस्पतालों में नहीं जा सकता। निम्न आय वर्ग के लोग कैसे जा पाएंगे? कई लोग इसलिए मर जाते हैं क्योंकि समय से उनको दवा नहीं मिला, समय से उनके बेहतर स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं की जा सकी। तो खासकर स्वास्थ्य और शिक्षा, इन दोनों की व्यवस्था उस सिटी में पर्याप्त रूप से हो कि वहां के नागरिकों को बाहर की ओर ना देखना पड़े, तभी वो सिटी स्मार्ट सिटी बन पाएगा। और ये ध्यान रखिएगा, ऑलमोस्ट यही पॉइंट्स हैं जो स्मार्ट सिटी की विशेषताएं भी हैं, ये पिलर्स आधार स्तंभ भी हैं। स्मार्ट सिटी के लाभ में भी ये बिंदु आएंगे, आगे वो चैप्टर आएगा, पॉइंट्स आएगा जब डिस्कस करेंगे आपको। तो ये डिटेल में मैंने बता दिया, बल्कि कई बार तो जैसे यहाँ पे जो सक्षम शहरी गतिशीलता है, सार्वजनिक परिवहन है, हम लोग जब छोटे थे तो ये रियल मैं आपको बता रहा हूं, ये अक्सर अखबार में आता था कि शादी 12 तारीख को थी और शादी हुई 14 तारीख को। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि सड़क सिंगल था, एक छोटा सा पुल था इस शहर से दूसरे शहर जाने के लिए, और पुल जाम हो गया, इस बड़े स्तर पे जाम हुआ कि 10-10 किलोमीटर दोनों तरफ जाम है। बाराती तो वहीं से लौट गए, लेकिन दूल्हा तो लौट सकता नहीं है। अब दूल्हा 2 दिन से इंतजार कर रहा है, दूल्हा 2 दिन के बाद गया और बारात या विवाह 2 दिन के बाद हुआ। सोचिए इस बात को, किसी का विवाह जैसा महत्वपूर्ण चीज या उत्सव जिसको पार्टिसिपेट करने, जिसमें सहभागी होने के लिए समाज के अधिकांश करीबी लोग जाते हैं, वो 2 दिन के बाद हुआ। कितनी बड़ी समस्या है। अब ये हंसी मजाक का मुद्दा नहीं है। लड़की वाले का तात्पर्य है लड़की जो उसका घर है, उन्होंने बारातियों के स्वागत के लिए बहुत अच्छे अच्छे व्यंजन बनाए, खान पान बनाया, और जाम की वजह से वो सारा बर्बाद गया। और अगर 2 दिन के बाद फिर से वही अरेंजमेंट करना पड़े तो अतिरिक्त बोझ पड़ेगा उन पर। और सबसे तो बड़ी विडंबना यही है कि मुहूर्त निकाला गया था 12 तारीख को, विवाह हुआ 14 तारीख को। दंपत्ति के साथ साथ पूरे उस परिवार के लोग इस बात को लेकर तनाव में हैं कि मुहूर्त तो निकल गया, अब देखो शादी सफल होती है तो असफल। कम से कम सार्वजनिक परिवहन और जो गत्यात्मकता है परिवहन प्रक्रिया के अंतर्गत, वो सुचारू तो होना ही चाहिए। ये मैंने एग्जाम्पल इसलिए दिया क्योंकि कई बार अखबारों में हम पढ़ते थे। अब सवाल है, 2 दिन बाद विवाह हुआ तब तो चल गया काम, लेकिन यदि किसी को हार्ट अटैक आया है, यदि किसी को कोई इस प्रकार के स्वास्थ्य की समस्या आई है कि वो न जा सके, तब तो टिकट वहीं कन्फर्म होगा, अर्थात वो व्यक्ति मृत हो सकता है या कुछ और भी बड़ी समस्या उत्पन्न हो सकती है। सोचिए इस बात को आप। ऑक्सीजन की व्यवस्था से एम्बुलेंस में मरीज को ले जाया जा रहा है, तो क्या 1 दिन तक या 12 घंटे तक या 5 घंटे तक भी वो ऑक्सीजन सिलेंडर सर्वाइव कर पाएगा? मतलब वो सस्टेन करेगा? शायद नहीं करे। तो गतिशीलता तो होनी ही चाहिए। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जिन्हें हम पिलर्स कहते हैं, अवसंरचना के आधार स्तंभ कहते हैं, जो बहुत आवश्यक है किसी भी स्मार्ट सिटी के लिए। उम्मीद करते हैं बढ़िया सब समझे होंगे। इसके अलावा देखो यहाँ पे ये मॉडल है स्मार्ट सिटी का। जैसे स्मार्ट सिटी में सबसे पहले हम लेते हैं इकोनॉमी को, तो इंटरप्राइज एंड इनोवेशन, कल्चर, प्रोडक्टिविटी, लोकल एंड ग्लोबल कनेक्शंस, अर्थात किसी भी स्मार्ट सिटी में एक इस प्रकार के कार्य संस्कृति का सृजन किया जाए, जंग या विकास हो, जो वर्क कल्चर को प्रमोट करे, कार्य संस्कृति को प्रमोट करे, एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करे। अब जैसे मान लो हफ्ता वसूली वाले लोग आते हैं, भाई तुम ये काम कर रहे हो, आपको ये पैसा देना पड़ेगा। कई बार इस प्रकार के प्रक्रियाओं से भी लोग छोटा मोटा धंधा भी बंद कर देते हैं, या कई बार इसमें गोलियां चलती हैं, मर्डर होता है। अर्थात बेहतर कार्य संस्कृति का मतलब विद फुल ऑफ हैप्पीनेस, आप खुशी से कार्य कर रहे हैं, तभी आप सरकार को टैक्स देने के लिए भी सोचते हैं। जैसे एक बात तो अच्छी है कि माननीय योगी जी उत्तर प्रदेश में
जो बाहुबलियों का पहले राज हुआ करता था, कम से कम बाहुबली आजकल उत्तर प्रदेश छोड़ के बाहर भाग रहे हैं। रामराज जैसा सिचुएशन तो अभी नहीं आया है, लेकिन आम जनता जिस दिन डरना बंद कर दे किसी बाहुबली से, या मध्य वर्ग के लोग भी या उच्च वर्ग के लोग भी, उस दिन उस प्रदेश के, उस क्षेत्र के विकास को कोई रोक नहीं पाएगा। तो ओवरऑल एक ऐसे कार्य संस्कृति का विकास हो जहां पे छोटे से छोटा और बड़ा से बड़ा व्यक्ति भी कुछ निवेश करके कोई छोटा या बड़ा उद्योग धंधा प्रारंभ कर सके, साथ ही साथ उत्पादकता से, या जो रीजनल है, स्टेट लेवल का है, नेशनल लेवल का है, इंटरनेशनल लेवल का है, कनेक्टिविटी हो। आपने सुना होगा कोविड-19 के समय भारत ने बड़े स्तर पर चावल का निर्यात किया था, और इस चावल के निर्यात में कुछ वो राष्ट्र भी थे वैश्विक स्तर पे जो खुद भी चावल के बड़े उत्पादक थे, खुद भी। अब अगर हमारे पास ये सूचना है कि हम चावल का निर्यात, अर्थात यदि हम एक दूसरे राज्य में, हम श्रीलंका को कर रहे हैं और हम लाओस को कर रहे हैं, लाओस में चावल का कीमत मुझे ज्यादा मिल रहा है, ये सूचना कब होगा? जब पहला डिजिटलाइजेशन होगा और दूसरा इंटरनेशनल लेवल का कनेक्टिविटी होगा। ऐसे पोर्टल्स बने, वो पोर्टल्स उस पर्टिकुलर स्मार्ट सिटी में सबके लिए सहज रूप से उपलब्ध हों, तो इकोनॉमिक वायबिलिटी उस सिटी का बहुत तेजी से बढ़ेगा। दरअसल ये मॉडल है जो सबको फिर से कनेक्ट करता है। जैसे गवर्नमेंट क्या करेगी, तो डेटा ओपन हो, इंफ्रास्ट्रक्चर अर्थात अवसंरचना, सड़क, इंटरनेट या जो भी चीजें इसमें आती हैं, उन सभी को बेहतर मात्रात्मक और गुणात्मक रूप से सरकार व्यवस्थित करे, नियमित करे, निर्माण तो करे ही करे। इसके अलावा प्रशासन बेहतर हो, ऑनलाइन सर्विसेज बेहतर हो। इन्वायरमेंट में देखो, सस्टेनेबल बिल्डिंग्स अर्थात जो भवन बने वो सतत पोषणीय हो, धारणीय हो। जैसे मैंने कहा ना कि कुछ लताएं होती हैं जो छत तक, 20 तल्ले तक चली जाती है, 20 फ्लोर्स तक जा सकती है। आप अपने घरों में ऐसे गार्डन्स का, किचन गार्डन का विकास करें जो कम से कम आपके परिवार के CO2 के मात्रा में तो O2 कन्वर्ट कर ही दे। तो इसके अलावा वो किस मैटर से बने हैं ताकि नगरीय ऊष्मा दीपों का निर्माण कम से कम हो। रिसोर्स मैनेजमेंट अर्थात जल कितना उपलब्ध है तो जनसंख्या इसी मात्रा में, इसी अनुपात में होना चाहिए। इसके अलावा जो वेस्ट मैनेजमेंट है उनको भी हमें ध्यान देना चाहिए, तब वहाँ का पर्यावरण भी बेहतर होगा। इसी प्रकार से क्वालिटी लाइफ, तो कल्चर एंड वेल बीइंग। जैसे कोई वृद्ध है, डॉक्टर ने कहा है कि आप टहलिए, आसपास कोई पार्क ही नहीं है तो कहाँ टहलेंगे वो? तो कई बार बीमारियां इसलिए भी होती हैं क्योंकि हमारे पास वे संसाधन या साधन उपलब्ध नहीं है कि हम उन बीमारियों को दूर करने के जो डॉक्टर्स के द्वारा उपाय सुझाए गए हैं। कई बार देखेंगे आप, मकान इतने सटे सटे हैं, गर्भवती महिलाओं को, वृद्धों को टहलने का जगह नहीं है। स्वास्थ्यकर परिस्थितियों में इसी प्रकार से परिवर्तित हो जाती हैं। तो गली हो, सड़क हो, साफ भी हो, सफाई भी बहुत जरूरी है। तो कल्चरल वेलबींग हो, बढ़िया स्वास्थ्य हो, सुरक्षा हो, तब जाकर के क्वालिटी लाइफ बन पाता है। इन पे ऑलमोस्ट हम चर्चा कर ही चुके हैं, है ना। इसके अलावा सोसाइटी, तो उस पर सृजनात्मकता हो, ट्रेनिंग हो, अर्थात ट्रेनिंग से या इंक्लूजन, समावेशिता हो। हम किसी भी चीज को समावेश करके बेहतर सकारात्मकता के साथ संपोषित करें, बढ़ाएं, तो क्वालिटी लाइफ के साथ साथ उस प्रदेश का समग्र विकास भी संभव हो सकता है। तो सोसाइटी के कंसर्न में आ जाएगा। मोबिलिटी में बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर हो, टेक्नोलॉजी हो, इफिशिएंट ट्रांसपोर्ट हो। मल्टी लेवल मोबिलिटी का मतलब है कि कई प्रकार से, जैसे आप ले लखनऊ ही है, पहले बहुत जाम होता था, दिल्ली तो खैर छोड़ ही दीजिए, लेकिन जब से मेट्रो लखनऊ में शुरू हुआ है, जाम की समस्या से बहुत राहत मिली है। या आप मुंबई में जाएं, पुणे में मैं कई बार जाता था, तो कार की समस्या, मतलब जो जर्नी 12 से 15 किलोमीटर का हम 1 घंटे 1.5 घंटे में करते थे, अब वो 15 से 20 मिनट में ही संभव है। सोचिए कितना फास्ट कनेक्टिविटी, मोबिलिटी संभव हो सका। तो इस प्रकार की चीजों का विकास किया जाए तो ओवरऑल इन सबके कंसर्न से बन जाता है स्मार्ट सिटी। जैसे होता है ना कि एक परिवार में वृद्ध दादाजी दादी हो, पिताजी माँ हो, बच्चे हो, सबको मिलने के बाद ही वो परिवार बनता है, वो घर बनता है। वरना घर और मकान मतलब एक स्ट्रक्चर, और घर मतलब
उसमें जो लोग रहते हैं वो मिल्लत से रहते हैं। तो सबकी अपनी एक भूमिका है। कमाने वाले कुछ लोग हैं, जिस पे निवेश किया जाता है वो बच्चे हैं, वो कुछ हैं, या जो ओवरऑल सबको एक गार्जियन कस्टोडियन की भांति परंपराओं से, विरासत से, बेहतर लाइफस्टाइल से परिचित कराते हैं, वो घर के वृद्ध हैं। उन सबके मिलने से मकान घर बन जाता है। ठीक उसी प्रकार से ये सब चीजें जब समावेशित होती हैं, इंक्लूसिव स्टेज में आती हैं, तब बन जाता है स्मार्ट सिटी। अब यहां पर स्मार्ट सिटी का जो खर्च है उस पर चर्चा कर लें हम लोग। देखो, प्रति शहर, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, प्रति शहर प्रत्येक वर्ष 100 करोड़ रुपए एवरेज। हालांकि इसमें यह भी है कि उस स्मार्ट सिटी का एरिया कितना बड़ा है। जैसे यदि मुंबई को स्मार्ट सिटी से हम पटना स्मार्ट सिटी या कोची स्मार्ट सिटी या हैदराबाद स्मार्ट सिटी की तुलना करेंगे तो सबके फंडिंग्स में काफी अंतर आएगा। मुंबई महानगर है, अब तो मेगानोपोलिस हो चुका है, या दिल्ली मेट्रोपॉलिटन सिटी हो चुका है। तो ओवरऑल इनके एरिया बड़ा होने से इन पर निवेश भी ज्यादा होना चाहिए। लेकिन फिर भी एक औसत फिक्स किया गया कि प्रत्येक स्मार्ट सिटी को एक वर्ष में 100 करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा, वित्तीय सहायता दिया जाएगा। और जो प्रारंभ किया गया था योजना, उसके अंतर्गत 2,05,000 करोड़ रुपए, सोचिए कितने बड़े बजट का एलोकेशन किया गया प्रधानमंत्री के द्वारा। 2,05,000 करोड़ रुपए। अब सोचिए कितना, ये तो बृहद राशि है। इसको निवेश किया गया और हालांकि 5,000 सिटीज के प्रतिस्पर्धा के अंतर्गत 100 का अंतिम रूप से चयन किया गया। वही 100 सिटीज अब कुछ में बताएंगे। सबसे ज्यादा स्मार्ट सिटी तमिलनाडु के हैं। यह भी आपको घोर आश्चर्य होगा कि सबसे ज्यादा स्मार्ट सिटी तमिलनाडु कैसे हो गए। क्योंकि जो नगरों के अंतर्गत प्रतिस्पर्धा कराई गई, प्रतिस्पर्धा का मतलब होता है कि किस नगर को स्मार्ट सिटी सरलता और सहजता के साथ बनाया जा सकता है, उसमें तमिलनाडु के नगर सर्वाधिक पाए गए। इसीलिए सबसे ज्यादा 15 स्मार्ट सिटी का चयन तमिलनाडु से किया गया और किसी भी अन्य राज्य में 15 स्मार्ट सिटी वर्तमान में नहीं है। तो 2,05,018 करोड़ रुपए खर्च किए गए, है ना। अब 17 से 22 तक में काफी वित्तीय निवेश किया गया और चूंकि ये दौर कोविड का दौर था, 20 में कोविड आ गया, 22 तक चला, तो कोविड में कई मामलों में, कई संदर्भों में अपेक्षित सफलता नहीं मिला। फिर भी स्मार्ट सिटी का प्रभाव स्पष्ट तौर पर देखने को मिलने लगा है। तो ये निवेश की राशि है। अब यहां पर स्मार्ट सिटी को चयनित करने का क्या क्या आधार हो सकता है, इसको मैंने 2 भाग में बांटा है। मैंने नहीं, इसके लिए भारत सरकार ने बांटा है। ये 2 चरणों में होता है, प्रथम चरण, द्वितीय चरण। तो प्रथम चरण में सबसे पहले यह होता है कि राज्य या केंद्र शासित प्रदेश, किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के जो नगर हैं, उन नगरों को स्मार्ट सिटी बनाया जाएगा या नहीं बनाया जाएगा, इसके लिए एक मूल्यांकन होता है। जैसे सबसे पहले कुछ नगरों में, संघराज क्षेत्र या जो एनसीआर या कहीं के भी हो, केंद्र शासित प्रदेश हो, नगर हो, उन सब में उनको सबसे पहले वहां पर कितनी जनसंख्या है और वहां पर कितना उपलब्ध संसाधन, ये सुविधा का मतलब हो गया संसाधन, अर्थात संसाधन और जनसंख्या। अब सपोज करो कई बार क्या होता है कि जल तो पर्याप्त है लेकिन जनसंख्या अत्यधिक मात्रा में है, इसलिए जल की आपूर्ति व्यवहारिक रूप से, पर्याप्त रूप से, गुणवत्ता के अंतर्गत या मात्रात्मकता के अंतर्गत नहीं हो पा रही है। तो ओवरऑल हम इन दोनों को कोरिलेट करते हैं और इस चरण में प्रदेश के विभिन्न शहरों के बीच एक प्रतियोगिता या प्रतिस्पर्धा कराई जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि प्रतिस्पर्धा या प्रतियोगिता नगरों में कैसे होगी। तो जो निर्धारक घटक है ना कि जल आपूर्ति कितनी हो पाएगी उपलब्ध जनसंख्या के अंतर्गत, या विद्युत आपूर्ति कितनी हो पाएगी, इसके अलावा सड़कें कितनी चौड़ी हैं, कितनी जनसंख्या का और अधिवास बनाया जा सकता है, इन सभी चीजों को जोड़ा जाता है और इसमें बिंदुवार प्रकार से जो सबसे बढ़िया होता है उसको ही चुना जाता है स्मार्ट सिटी के लिए। तो पहले चरण में एक सामान्य सी प्रतिस्पर्धा होती है राज्यों के नगरों के अंतर्गत। उस प्रतिस्पर्धा में जो मूल 6 बिंदु हैं, उन 6 बिंदुओं पे उनको परखा जाता है और जो अधिकांश बिंदुओं में बेहतर होते हैं उनको रिकमेंड किया जाता है सेकेंड स्टेज के लिए, द्वितीय चरण के लिए।
तो ये फर्स्ट फेज है। सेकेंड स्टेज में इसमें सबसे पहले शहरी विकास मंत्रालय, दूसरे दौर में शहरी विकास मंत्रालय 100 स्मार्ट सिटीज का चयन करते हैं। इसको हम ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन से भी जोड़ते हैं। जो संभावित 100 स्मार्ट सिटीज है उनका चयन किया जाता है। कौन करता है? शहरी विकास मंत्रालय। इसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर के और राष्ट्रीय स्तर के विशेषज्ञ शामिल होते हैं। ये हालांकि लास्ट में लिखा है मैंने, अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर के विशेषज्ञ शामिल होते हैं। इसके अलावा जो डेटा होता है, संगठन, संस्था, कई एनजीओ भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं इसमें, प्रोफेसर्स भी हो सकते हैं। उन सबको शामिल करके एक ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन कराया जाता है। उस ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन के अंतर्गत अंतिम रूप से चयन होता है कि इस सिटी को स्मार्ट सिटी के लिए रिकमेंड किया जाए या ना किया जाए। इसके बीच में आप देखिए तो सिटी का प्रस्ताव, स्मार्ट सिटी प्रस्ताव SCP, तो फाइनली जो शहरी विकास मंत्रालय है उस 100 सिटीज के प्रतिस्पर्धा, जिनमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विद्वान या विशेषज्ञ होते हैं, प्रोफेसर्स होते हैं, वो सब उन आधारों पर उनको परखते हैं और फाइनली चयनित करके रिकमेंड करते हैं। और तब जाकर के उस सिटी को चयनित कर लिया जाता है कि इस सिटी को स्मार्ट सिटी के तौर पे डेवलप किया जाएगा। तो स्मार्ट सिटी के चयन के ये 2 फेजेस हैं, प्रथम चरण, द्वितीय चरण, ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके अलावा स्मार्ट सिटी कार्यनीति, ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्मार्ट सिटी कार्यनीति, क्योंकि इसमें 4 मॉडल्स हैं। अब इसमें ध्यान दीजिएगा, एक ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी होता है और फिर होता है ब्राउनफील्ड, अर्थात किसी नए नगर को बसाया जाना। जैसे गुजरात में एक नगर बनाया जा रहा है धुलेरा, ये वर्ल्ड के बेस्ट स्मार्ट सिटीज में से एक होगा, ठीक है। दूसरा, जो भारत के अधिकांश नगर हैं उन्हीं को स्मार्ट सिटी बनाया जा रहा है, तो उसके 4 मॉडल्स हैं। जैसे पहला है रेट्रोफिटिंग मॉडल। अब ये ध्यान रखना है आपको, किसी भी नगर को हम स्मार्ट नगर बनाते हैं, उसके 4 प्रक्रियाएं हैं या 4 उसके मॉडल्स हैं। तो पहला मॉडल है रेट्रोफिटिंग। ये जो रेट्रोफिटिंग मॉडल है, अब आप सोच रहे होंगे ये क्या होता है भाई? तो भारत में हालांकि ये बहुत कम लागू हो रहा है रेट्रोफिटिंग मॉडल। बेसिकली देखा जा रहा था यूके में, फ्रांस में, या खास करके जो स्कैंडिनेवियाई राष्ट्र हैं, इटली में भी देखा जा रहा था। उन राष्ट्रों में कई परंपरागत नगर हैं। उन परंपरागत नगरों के मकान पुराने हैं, गलियां बहुत सकरी हैं। अक्सर आप जेम्स बॉन्ड या कई प्रकार के मूवीज में भी देखते होंगे, फाइट सीन्स के अंतर्गत की छोटी छोटी गलियां हैं लेकिन साफ हैं। तो रेट्रोफिटिंग में ये होता है कि हम उसमें कोई भी तोड़ फोड़ नहीं करेंगे, उनको यथावत बने रहने देंगे, और जो स्मार्ट सिटी के अन्य घटक हैं उनको उसी में हम इंपोज कर देंगे। जैसे उसके इकोनॉमिक वायबिलिटी के लिए हम टूरिज्म से जोड़ सकते हैं, मकानों को होटल में कन्वर्ट कर सकते हैं, कई ऐसी चीजें हो सकती हैं। तो रेट्रोफिटिंग में हम सड़कों को चौड़ा करना, गलियों को चौड़ा करना, तोड़फोड़ करना, इस प्रकार की चीजों को नहीं करते। इसमें कई बार इस प्रकार की समस्याएं भी आती हैं, जैसे कोई मकान हेरिटेज मकान है, वो 400 साल पुराना है, या रास्ते में कोई मॉन्यूमेंट आ गया, तो अब उसी की वजह से हम सड़क को चौड़ा नहीं कर पाएंगे। तो रेट्रोफिटिंग में ये मूल्यांकन किया जाता है मॉडल में कि हम उस सिटी को स्मार्ट सिटी तो बनाएंगे, लेकिन हम उसमें कोई भी किसी भी प्रकार का तोड़फोड़ नहीं करेंगे, ठीक है। दूसरा मॉडल है पुनर्विकास मॉडल। इसमें हम तोड़फोड़ करते हैं। जैसे इसका बहुत बेहतर एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, खासकर उत्तर प्रदेश में प्रयागराज को। प्रयागराज में जो 1819 का कुंभ मेला था, उस समय प्रयागराज के न केवल सिविल लाइन को बल्कि पुराने प्रयागराज के भी मोहल्ले के सड़कों को तोड़ा गया। सड़कों को नहीं तोड़ा गया, मकानों को तोड़ा गया, ताकि सड़कों को चौड़ा किया जा सके। गलियों तक को सड़कों में कन्वर्ट किया गया, और कहीं ना कहीं ये माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रशासनिक प्रतिबद्धता का भी प्रतीक था, क्योंकि अधिकांश लोग ये कह रहे थे कि अब इनको वोट नहीं देंगे, हमारे मकान को ये तोड़ रहे हैं। हालांकि कई लोगों ने तो इंक्रोच, मतलब आधे से अधिक लोगों ने इंक्रोच किया था, लेकिन अगर बेहतर प्रकार से सड़कें होंगी, चौड़ी होंगी, तो उन नागरिकों को ही इसका लाभ मिलने वाला है, उस शहर या नगर के लोगों को ही इसका लाभ मिलने वाला है। कई बार लोग ये भूल जाते हैं। तो पुनर्निर्माण की प्रक्रिया में पहले के निर्मित ढांचे को प्रतिस्थापित किया जाएगा, और मिश्रित भू उपयोग, अर्थात जो नगर का भूमि उपयोग प्रक्रिया है उसको सापेक्षिक रूप से परिवर्तित करके कुछ इस प्रकार से निर्मित किया जाएगा कि स्मार्ट सिटी के शर्तों को पूरा कर दे, अर्थात स्मार्ट सिटी के शर्तों को पूरा करने के लिए सामर्थ्यशाली हो जाए।
उसको कहते हैं पुनर्विकास मॉडल। जैसे पटना को भी ले सकते हैं आप, लखनऊ को भी ले सकते हैं आप, क्लियर हो रहा है? वो सब पुनर्विकास मॉडल का बेहतर उदाहरण हो सकते हैं। तीसरा होता है हरित क्षेत्र विकास नवीनीकृत योजना। इसमें मैं लखनऊ का फिर एग्जाम्पल लेता हूं, या साउथ इंडिया से एक दो एग्जाम्पल ले लेंगे। जैसे लखनऊ में आप देखेंगे कि जो वृंदावन योजना है, अर्थात जहां पर माननीय जो हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, उन्हीं के नाम पर लखनऊ का क्रिकेट का स्टेडियम बनाया गया है। एशिया का सबसे बड़ा मॉल लुलु मॉल उसी शहीद पथ पर है। शहीद पथ वहां का प्राइम पथ बना हुआ है एक्सप्रेसवे की तरह, जो एयरपोर्ट से लेकर के लखनऊ के आउटर एरिया से मेन एरियाज को कनेक्ट करता है। वहीं पर बड़े बड़े अस्पताल बने हुए हैं, और उसी एरिया में बहुत बड़े स्तर पे वृंदावन योजना को बनाया गया। उस वृंदावन योजना में जो जो छोटे छोटे मोहल्लों की सड़कें हैं वो भी 120 फीट की हैं और पर्याप्त ग्रीनरी के साथ बनाई गई हैं। तो उसमें क्या हुआ कि पुराने लखनऊ में जो पुनर्विकास की प्रक्रिया है, जैसे अमीनाबाद वगैरह लखनऊ का जो इलाका था, वहां पे तो किया ही गया। या आप दिल्ली का उदाहरण लें तो दिल्ली को एक्सपेंड करना तो मुश्किल था, क्योंकि भाई 3 ओर से हरियाणा है, 1 ओर से उत्तर प्रदेश है। तो एनसीआर बनाया गया, नेशनल कैपिटल रीजन। तो एक तरफ गुड़गांव बनाया गया, फरीदाबाद बनाया गया जो हरियाणा के बेस्ट सिटीज हैं, उत्तर प्रदेश में नोएडा बनाया गया, गाजियाबाद बनाया गया। तो ये दिल्ली के जाम को, कंजेशन को तो कम करते ही हैं, लेकिन वो बड़े प्लान्ड हैं। खासकर आप ग्रेटर नोएडा जाएंगे तो कई बार आपको लगेगा कि आप भारत में ही हैं या विदेशों में आ गए हैं, क्योंकि बहुत चौड़ी चौड़ी 200-200 फीट चौड़ी सड़कें हैं एक्सप्रेसवे की तरह। उसके जो ब्रांच रोड्स हैं वो भी लगभग 80 फीट 90 फीट चौड़े हैं, पर्याप्त हरियाली के साथ। तो एक बेहतर नियोजन के साथ हम नए प्रकार के एरियाज को ही बसाएं, जिसमें प्रॉपर ग्रीनरी हो या हरित पट्टी हो, पर्यावरण सम्मत हो, तभी तो सस्टेनेबल हो पाएगा। तो ओवरऑल हरित क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत हम नगर के बाह्य क्षेत्र में ऐसे नगरों का निर्माण करें जो तुलनात्मक रूप से बहुत ज्यादा प्लान्ड हो। तो ये तीसरा मॉडल है। मैंने लखनऊ का, दिल्ली का या मुंबई के भी आउटर एरियाज में जहां पर संतोष नगर है, वहां पर फिल्म सिटी भी है। फिल्म सिटी संतोष नगर के आसपास ही है। वहीं पर धारावी, विश्व का सबसे बड़ा चौल कहते हैं झुग्गी, वो भी वहीं पर है। तो उस एरियाज को भी अब झुग्गी से अलग एक ग्रीनरी के साथ, नए प्लानिंग के साथ बसाया गया है। तो ओबियसली वो वहां के लोगों के लिए अब वरदान सिद्ध हो रहा है। पहले वहां पानी जमा करता था, क्राइम का एरिया था, अब वो एक बेहतर बस्ती के रूप में छोटे से सिटी के तौर पे विकसित हुआ है। तो इसको हम कहते हैं हरित क्षेत्र विकास नवीनीकृत योजना। और जो चौथा है वो पैन सिटी विकास है। इसमें वर्तमान शहर के अवसंरचना में चुनिंदा सुव्यवस्थित समाधान किया जाता है, जैसे मेट्रो का निर्माण। जैसे बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है कि हम सड़क को चौड़ा कर सकें, तो वहां पर हम ब्रिज बना देते हैं। दिल्ली में भी आप देखेंगे, लखनऊ में देखेंगे, जैसे लखनऊ में जो विवेकानंद ब्रिज है, जो लोग होंगे उत्तर प्रदेश उनको पता होगा, वो ब्रिज दोनों ओर घनी बस्तियां हैं, और वो एक तरफ जो सहारा मॉल है वहीं से वो कनेक्ट करता है, और जो चारबाग स्टेशन है लखनऊ का, उस ओर लेके जाता है। तो विवेकानंद जो ब्रिज बनाया गया है, वो ब्रिज बेसिकली घने बस्ती के बीच में है। कई जगह लगेगा कि ब्रिज के दोनों ओर मकान बिल्कुल सटे हुए हैं, 5 फीट की ही दूरी पर है। तो वहां पर चौड़ा करना संभव नहीं हो पा रहा था, तो ब्रिज बना दिया गया। तो मेट्रो बना दिया जाए, तो मेट्रो, हालांकि आने जाने दोनों का तो व्यवस्था होना ही चाहिए, लेकिन वहां पर मेट्रो के कारण से बहुत ज्यादा लाभ मिलने लगता है, प्रदूषण कम हो जाता है, भीड़ भाड़ कम हो जाता है, तो जाम की समस्या से मुक्ति होगी। तो पैन सिटी विकास के अंतर्गत प्रत्येक घर में गैस पाइपलाइन। अब देखो गैस पाइपलाइन का फायदा क्या है भाई, गैस पहले सिलेंडर जो पहुंचाने वाले लोग थे वो ठेला या गाड़ी से ले जाते थे, वो अलग प्रकार की समस्या है, जाम को क्रिएट करेंगे। गैस पाइपलाइन है, सीधे आपके घर में ही पहुंच गया, जैसे बिजली पहुंचता है। तो मेट्रो हो गया, गैस पाइपलाइन हो गया, बिजली का इवन प्रीपेड मीटर। कई बार क्या करते हैं लोग कि बिजली को मतलब नेगेटिवली यूज कर ली। नेगेटिवली मतलब क्या होता है, बिल उठा दिए, बिल पे नहीं किए। प्रीपेड मीटर में एक खास लिमिट तक तो आपको बिजली देंगे, उसके बाद ऑटो कट हो जाएगा, फिर आप रिचार्ज करेंगे तभी वो बिजली देगा। तो इससे नगर को, और नगर में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है या जो बिजली विद्युत आपूर्ति के जो भी लोग हैं, संस्थाएं हैं, उनको इस प्रकार की समस्या से मुक्ति मिलेगा। तो कुछ ऐसी व्यवस्थाएं या अपशिष्ट जल पुनर्चक्रण, अर्थात जो वेस्ट
वाटर है जो नगर में प्रयोग किया जाता है, उसको किस प्रकार से हम बेहतर बना सकते हैं, है ना। तो ये सारी चीजें इसके कार्यनीति में आती हैं। और ये ध्यान रखिएगा आप लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम प्रश्न की बात करें तो यहां से सीधे आ सकता है कि आखिर हम किसी प्राचीन या परंपरागत जो काफी सघन बसावट का क्षेत्र है, नगर है, उसको स्मार्ट सिटी में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो हो सकता है पैन सिटी विकास के माध्यम से, या उसको बिना छेड़े यदि हम नगर को विस्तारित करें ताकि जनसंख्या को बेहतर मकान मिल सके, गुणात्मक जीवन स्तर मिल सके, तो हमें चलना पड़ेगा हरित क्षेत्र विकास नवीकृत योजना के माध्यम से। उसी नगर को और बेहतर बनाया जाए तोड़फोड़ के साथ, तब होगा पुनर्विकास प्रक्रिया से। और रेट्रोफिकेशन में आता है कि हम उस नगर को छेड़छाड़ में कम लेके आएंगे, हम उसी को सफाई से या जल आपूर्ति से, विद्युत आपूर्ति से, डिजिटलाइजेशन से या अन्य प्रत्येक घटक जो स्मार्ट सिटी के आधार हैं उनसे जोड़कर उसे बेहतर करने का प्रयास करेंगे। तो किसी भी स्मार्ट सिटी को, अर्थात कोई सिटी है उसको स्मार्ट सिटी में कन्वर्ट करना है तो ये 4 मॉडल्स हैं। लेकिन ये ध्यान रखना है कि ये मॉडल पहले के नगरों के लिए ही लागू होता है। जैसे दिल्ली स्पाइडर वेब मकड़ी के जाला पैटर्न पे बसाया गया है, जैसे कनॉट प्लेस होगा, और ऐसे ही लास्ट में रिंग रोड है तो मकड़ी के जाला प्रकार हो गया। पटना और कोचीन ये सेमी सर्कुलर पैटर्न पे बसाए गए हैं, लेकिन पटना और कोचीन में उस सेमी सर्कुलर पैटर्न जो औपनिवेशिक युग में बसाया गया था वो तो बहुत नियोजित था। उसके बाद आज़ादी के बाद अनियोजित विकास नगर का बहुत ज़्यादा हुआ। लेकिन अब पटना को फिर से, जैसे देखेंगे पटना में मरीन ड्राइव का विकास कर दिया गया, जो गंगा के किनारे, जो मुंबई के तर्ज पर बनाया गया है, बहुत खूबसूरत, सड़कें चौड़ी, जाम की समस्या बिल्कुल नहीं, लोग स्पेशली मरीन ड्राइव को घूमने जाते हैं। या पटना में जो अटल पथ बनाया गया है वो भी इसी प्रकार का एक बेहतर उदाहरण है कि जाम से कैसे लोगों को बचाया जा सकता है, स्मार्टनेस को बढ़ाया जा सकता है। अभी तो मेट्रो निर्माणाधीन है। इसी प्रकार से हम मध्य प्रदेश में चलें तो भोपाल और इंदौर का एग्जाम्पल ज़्यादा अच्छा होगा। इंदौर के भी सड़कों को 150 200 फीट तक चौड़ा कर दिया गया है। इसके अलावा जो बेहतर बाजार अर्थात मॉल सिस्टम है या जो भी चीज़ें आधारभूत घटक के तौर पे मैंने आपको बताया उसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है ना। तो यही मॉडल्स हैं। अब इसके बाद स्मार्ट सिटी के फायदे, ध्यान दो, हमें यही सब तो फायदे मिलते हैं। जैसे जल आपूर्ति बेहतर होगी, बिजली आपूर्ति बेहतर होगी, स्वच्छता रहेगा, स्वास्थ्य और शिक्षा रहेगा। जो बेसिकली पिलर्स थे वही उसके सिग्निफिकेंस भी हैं, या नागरिकों को वही प्राप्त होने वाले लाभ भी हैं। और जब इस प्रकार का लाभ नागरिकों को प्राप्त होगा तो खुश होंगे, हैप्पीनेस इंडेक्स तो वैसे ही सुधर जाएगा, है ना। स्मार्ट यातायात की सुविधा होगी, सुरक्षा होगी, गरीबों के लिए भी आवास होगा। ये लिए भी मतलब सबके लिए तो है ही, जो गरीब आवास नहीं बना पाएंगे उनके लिए भी प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत इसकी व्यवस्था की गई है। अर्थात बेघर कोई नहीं होगा, डिजिटलीकरण किया जाएगा, पर्यावरण प्रदूषण का नियंत्रण होगा, अर्थात टिकाऊ विकास होगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो ये सब क्या है, प्रासंगिकताएं हैं। लेकिन इसके साथ साथ नुकसान भी है। स्मार्टनेस का कई बार नुकसान यह होता है कि हमें सजने संवरने में भी कई बार ज्यादा खर्च करना पड़ता है, समय भी जाता है। हालांकि स्मार्टनेस का मतलब सजने संवरने में लगाए गए समय से नहीं है, स्वतः आता है ना। तो यहां पर स्मार्ट सिटी के नुकसान में सबसे बड़े पेड़ों की कटाई है। खासकर मैं एग्जाम्पल लूंगा, देहरादून का लेता हूं। दिल्ली से देहरादून तक एक्सप्रेसवे का निर्माण हो रहा है। देहरादून हरियाली से भरा हुआ, कहते हैं द सिटी ऑफ लव। वहां पे जाओ तो टेम्परेचर बड़ा माइल्ड है, एंजॉयबल है, मतलब फिल्म स्टार्स भी वहां जाते थे घूमने। और वहां मैदान और पहाड़ दोनों है, उत्तराखंड की राजधानी है। लेकिन एक्सप्रेसवे के निर्माण की प्रक्रिया में लगभग 75,000 से 2 लाख पेड़ काटे गए। अब एग्जैक्ट डेटा उसका नहीं आया है, कुछ एनजीओ या कुछ रिपोर्ट्स में 75,000 है। चूंकि वो आगे बढ़ता जाता है तो कटता जाता है। अब सोचिए, अगर एक सिटी के आसपास के क्षेत्र से 2 लाख वृक्षों को काट दिया जाए तो पर्यावरण पर उसका किस स्तर तक, गहन स्तर तक दुष्प्रभाव होगा। तो स्मार्ट सिटी निर्माण की प्रक्रिया में वृक्षों की कटाई बहुत तेजी आया है, और ये सबसे बड़े नुकसान में है। क्योंकि वृक्ष केवल वृक्ष सौंदर्य के लिए नहीं होते, वो CO2 को O2 में कन्वर्ट करते हैं। दे आर द मैग्नेट्स ऑफ द रेन। वृक्षों को चुंबक की तरह वो कार्य करते हैं,
वर्षा कराने में, और सबसे बड़ी बात संतुलित वर्षा कराने में, अर्थात बादल फटने की समस्याएं उन क्षेत्रों में कम होती हैं जहां पर वृक्ष प्रॉपरली होते हैं। ओवरऑल एक संतुलन का कार्य करते हैं वो। तो वृक्षों की कटाई बहुत ज्यादा हुआ है। बिजली के लिए परमाणु ऊर्जा का प्रयोग, कई स्मार्ट सिटीज में विद्युत आपूर्ति के लिए परमाणु ऊर्जा को आधार बनाया जा रहा है। हालांकि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की एक बहुत अच्छी विशेषता है कि वो हमेशा सस्टेनेबल चीजों पर ज्यादा ध्यान देते हैं। जैसे सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी पर भारत सरकार वैश्विक स्तर पर बहुत तेजी से कार्य कर रही है, और यही कार्य करने की गहनता बनी रही तो भारत वैश्विक स्तर पर सोलर एनर्जी का सबसे बड़ा उत्पादक और आपूर्तिकर्ता बनेगा। तो ओवरऑल बिजली के लिए परमाणु ऊर्जा जैसी चीजें ये बहुत हानिकारक हैं, इसके रेडिएशंस आएंगे। तो एक तरफ हम सस्टेनेबल ग्रोथ की बात कर रहे हैं, संतुलित विकास की बात कर रहे हैं, समावेशी विकास की बात कर रहे हैं, और परमाणु ऊर्जा को प्रमोट करना पड़े, थोड़ी समस्या तो है। तो वहां पर हमें नवीकरणीय ऊर्जा साधनों का प्रयोग करना चाहिए, और ये नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत पवन ऊर्जा है या सौर ऊर्जा है, ये खासकर ये दोनों ऊर्जा तो भारत में बहुत ज्यादा है। इसके अलावा जल विद्युत हो गया, ओएसीटी हो गया जो ओशियन से हम बनाते हैं, है ना। तो बिजली के आपूर्ति का तो ध्यान रखना है, लेकिन किसी ऐसे स्रोत का विकास करने का प्रयास कम करें, सीमित करें, जिससे कि किसी बड़े दुर्घटना, जो कोई बड़ा दुर्घटना संभावित हो सकता है, या ओवरऑल उसके दूरगामी दुष्परिणाम निकल के आते हो। तीसरा सबसे बड़ा है प्रदूषण, कि हम स्मार्ट परिवहन का निर्माण करेंगे। अगर मेट्रो है तब तो ठीक है, लेकिन सभी सिटीज में अभी भी बैटरी चालित बसों का विकास नहीं किया गया है। इसके अलावा जैसे ही नगर बनता है तो प्रदूषण अपने आप ही चला आता है या ज्यादा होने लगता है, तो वहां पर प्रदूषण को नियंत्रित भी हमें करना है। ये तीन सबसे बड़े नुकसान हैं। इसके अलावा कई चुनौतियां हैं, जरा उसको भी देख लें हम लोग, है ना। तो यहाँ पे जो चुनौतियां हैं जरा वो देखिए। सबसे बड़ी चुनौती है वित्त पोषण की। अधिकांश बैंक और वित्तीय संस्थाएं एनपीए अर्थात नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में आ गए हैं, जिन्होंने स्मार्ट सिटी के लिए फंडिंग किया है। चूंकि हजार हजार करोड़ रुपया, 100 करोड़ तो भारत सरकार ने एक साल में एक स्मार्ट सिटी को एलोकेट किया है, बड़ा है तो उससे ज्यादा ही होगा। अब 100 करोड़ रुपया एक साल में निवेश हो रहा है, 5 साल में 500 करोड़, ये कम से कम है। उस परिस्थिति में कई ऐसी छोटी बैंकिंग या संस्थाएं हैं वित्त पोषण करने वाली, जो दिवालिया होने के कगार पे हैं, क्योंकि जितना उन्होंने लगाया था वो रिटर्न उसी प्रकार से नहीं मिल पा रहा है ना। तो एनपीए को समस्याएं जूझ रही हैं। दूसरा सबसे बड़ा चुनौती है केंद्र और राज्य के मध्य समन्वय का अभाव। कई बार क्या होता है देखेंगे आप कि राज्य सरकारें तुली हुई हैं कि नहीं यही प्रोजेक्ट बने, और केंद्र सरकार का कहना है, क्योंकि केंद्र सरकार के अपने पैमाने हैं मापने का, निर्धारित करने का। जैसे इसलिए आपको मैंने बताया कि स्मार्ट सिटी के चयन के 2 लेवल्स हैं, प्रथम चरण और द्वितीय चरण, और उसमें एक्सपर्ट्स बैठ करके मतलब उसमें भावुक होने या किसी विशेष लगाव की वजह से स्मार्ट सिटी का चयन नहीं होता। उसके निर्धारक पैमाने हैं, आधारभूत पिलर्स हैं। इन चीजों को देखने के बाद ही इस बात का निर्धारण होता है कि ये स्मार्ट सिटी के रूप में आएंगे या नहीं आएंगे। और खासकर ये लड़ाई बिहार के सीएम जी से हुआ केंद्र सरकार का, या तमिलनाडु के सीएम से हुआ केंद्र सरकार का, आंध्र प्रदेश तेलंगाना का सीएम से हुआ केंद्र सरकार का, आंध्र प्रदेश से तो कम हुआ है, केरला से अभी भी खुल करके हो रहा है। तो समन्वय होना चाहिए, मतलब विकास का अंधा विरोध न हो, विकास का अंधा विरोध कदापि ना हो कि बस पार्टियां अलग हैं तो इसका विरोध करेंगे। ये केंद्र सरकार भी समन्वय साबित करे और राज्य सरकार भी करे। हालांकि इसके लिए एक व्यवस्था किया गया है, एक कंसर्न टू व्हीकल है, हम आते हैं वहां पर बताते हैं आपको। तो केंद्र और राज्य सरकारों के बीच समन्वय हो, ये क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों स्तरों पर हो। क्षैतिज ऊर्ध्वाधर का मतलब होता है इन टर्म्स ऑफ प्रोटोकॉल भी आप कह सकते हैं, जैसे ब्यूरोक्रेट्स ही हैं, तो भाई जो ब्यूरोक्रेट्स केंद्र सरकार के शहरी विकास मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करने वाले हैं, जो राज्य सरकार के हैं, वो जनरली आईएएस होते हैं। बट कई बार इन लोगों में ठन जाता है कि ठीक है तो हम इस स्कीम को लटका देते हैं, आप कर लो। तो वहां पर ये हो गया हॉरिजेंटल, और वर्टिकल में होता है केंद्र सरकार टॉप पर है, उसका बाद स्टेट आता है, फिर डिस्ट्रिक्ट आता है, फिर लास्ट में आता है पंचायती राज, मतलब ब्लॉक आदि से होता हुआ। तो वर्टिकली भी समस्या है, हॉरिजेंटली भी समस्या है। कई बार प्रोटोकॉल का समस्या है, कई बार बेवजह
विकास के अंधे विरोध के कारण समस्या है, पॉलिटिकल पार्टीज के अलग होने या माइंडसेट के अलग होने की वजह से है, जिसको समन्वित करने की, समायोजित करने की अनिवार्यता है। निश्चित मास्टर प्लान का अभाव। अब कई बार क्या होता है कि हमने फंड तो अलॉट कर दिया, फंड के एलोकेशन के बावजूद किसी निश्चित मास्टर प्लान का निर्माण नहीं हो पाया। हम आखिर विद्युत आपूर्ति कैसे करेंगे, उसकी व्यवस्था हमने की, फंड ले लिया, और कई बार क्या होता है फंड 2 साल से पड़ा हुआ है, यूज ही नहीं हो पाया। तो एक पहले ब्लूप्रिंट हमें बना लेना है। जैसे आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो एक ब्लूप्रिंट बनाते हैं कि हम पीटी के लिए ये पढ़ेंगे, मेंस के लिए ये पढ़ेंगे, हम अपने पर्सनैलिटी का ग्रूमिंग इस प्रकार से करेंगे, तो धीरे धीरे आपकी तैयारी होने लगती है। अब आप बस किताब पढ़ते जाइए, एक पीटी आ गया तो फिर तो फेल ही करना होगा। ठीक उसी प्रकार से एग्जैक्ट मास्टर प्लान भी नहीं बना पाने की वजह से स्मार्ट सिटी के निर्माण में विलंब हो रहा है, जो अगला पॉइंट है। जैसे समय सीमा का तय नहीं होना, ये तभी होता है जब एग्जैक्ट हमारे पास ब्लूप्रिंट नहीं होता है। कितने समय में किस योजना को पूरा करना है, ये निर्धारित नहीं हो पा रहा है। सुविधाओं का अभाव, भ्रष्टाचार, ये तो खैर आप सहमत ही होंगे। अब तो मंत्री हो, सीएम हो, झारखंड के सीएम को भी ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली में चुटकुले बन रहे हैं कि अब कुछ दिन के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री जो कैबिनेट की मीटिंग करेंगे वो तिहाड़ जेल में ही करेंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री को छोड़ करके इनके पहले वाले जितने थे सब वहीं पर हैं। तो ओवरऑल आप सोचिए कि किस प्रकार से भ्रष्टाचार आ गया है कि जनता का पैसा है, किस प्रकार से आप खर्च कर रहे हैं, स्कूल बना रहे हैं, कॉलेज या जो भी चीजें हों, अब इस पर हम डिटेल में नहीं जाएंगे, बट भ्रष्टाचार तो, करप्शन तो बहुत ज्यादा है, और इस करप्शन की वजह से जो फंड्स हैं उनका युक्त बेहतर या श्रेष्ठ उपयोग नहीं हो पा रहा है। बल्कि ये तो एक ऐसी समस्या है जो सबको ही बर्बाद कर रहा है, सबको नेस्तनाबूद करने पे तुला हुआ है। तो भ्रष्टाचार रुकना चाहिए, और जो स्मार्ट सिटी मिशन के बेहतर क्रियान्वयन के रास्ते में एक सबसे बड़ा रोड़ा है। ठीक है, तो ये सब चुनौतियां हैं, और भी कई चुनौतियां हैं जो प्रमुख बिंदु हैं, मैंने दे दिया आपको। स्मार्ट सिटी के समाधान भी होंगे। जब समस्याएं हैं, चुनौतियां हैं, तो समाधान भी होंगी। जैसे सबसे पहले हमें करना चाहिए ई गवर्नेंस और नागरिक सेवाएं। देखो, जनता को तुम सशक्त कर दो। जैसे कोई भी जानकार व्यक्ति जल्दी पुलिस के बहकावे या पुलिस के दबाव को भी नहीं मानता, क्योंकि उसको पता है ये मेरा अधिकार है, ये मेरा अधिकार नहीं है। लेकिन वो व्यक्ति जिसको यही पता नहीं है कि क्या कानूनी है और क्या गैर कानूनी, उसको बेवकूफ बनाना या उसको ठग लेना तुलनात्मक रूप से आसान होता है। और जनता सशक्त कैसे होगी? फिर वही डिजिटलाइजेशन, ई गवर्नेंस। और जब जनता सशक्त होगी तो सार्वजनिक सूचनाएं, शिकायत, इवन आरटीआई वगैरह को मिलेंगे इसमें, वीडियो अपराध निगरानी तंत्र का विकास। इससे क्या होगा कि जनता सशक्त होगी, मजबूत होगी, जनता की सहभागिता में वृद्धि होगी, तो अपने आप समस्याएं सुलझ जाएंगी। स्मार्ट सिटी व्यवहारिक रूप से, वास्तविक रूप से स्मार्ट सिटी बन पाएगा। इसके अलावा अपशिष्ट प्रबंधन, जब ये हम करेंगे तो रिसाइकलिंग में क्या होता है, जैसे हम जल, एक आप देखेंगे एडवर्टाइजमेंट भी कई बार आता है कि पीने का पानी अलग होगा और बाकी चीजों के लिए अलग पानी होगा, और वो पोल्यूटेड नहीं होगा। लेकिन पीने के पानी और घर में पोछा के लिए पानी, कपड़े को धोने के लिए पानी अलग अलग हो सकता है, ऐसा संभव है। इसके अलावा रिसाइकलिंग से जो बहुत, जैसे टॉयलेट पे यूज ना किया गया हो, बाकी जो जल है उसको रिसाइकलिंग प्रोसेस से हम पुनर्प्रयोग में ला सकते हैं। ये सब मॉडल्स हैं जो स्मार्ट सिटी में सीमित संसाधन को भी उपयुक्त या बेहतर या पर्याप्त बना सकते हैं। तो ये सीमाओं के, चुनौतियों के आलोक में जो उपाय है वो है। फिर ऐसे ही जल प्रबंधन है, तो आधुनिक जल प्रबंधन में आधुनिक मीटर लगाना, जल की गुणवत्ता की जांच करना। अब आधुनिक मीटर लगाने का मतलब क्या है? क्योंकि अधिकांश लोग इस बात का लोड नहीं ले, सेविंग कर रहे हैं, नल खुला हुआ है। हम इसलिए लोड नहीं ले रहे हैं क्योंकि उस तरीके से बिल नहीं आ रहा है, फिक्स है वो। लेकिन बिजली में जैसे हम कमरे से बाहर निकलते हैं, सरकारी ऑफिस होता है तो छोड़ देते हैं, और हमारा पर्सनल कमरा है तो एसी को ऑफ कर देते हैं। चूंकि हम जान रहे हैं कि हम अभी बाहर जा रहे हैं आधे घंटे के लिए, तो एसी चलाना ठीक नहीं है। तो इस प्रकार के स्मार्ट, मतलब आधुनिक मीटर जो जल के प्रयोग के मात्रा को भी मापे और साथ साथ नागरिकों के अच्छे रिस्पॉन्स के लिए
गुणवत्ता की भी बेहतर जांच हो, इसको भी मापे। ऐसी व्यवस्थाएं की जा सकती हैं। इसके अलावा ऊर्जा प्रबंधन में जैसे जो नवीकरणीय ऊर्जा है उसको बढ़ाएं। अपशिष्ट जो वेस्ट है उससे आजकल विद्युत का निर्माण हो रहा है। आज से 50 साल पहले बिहार के बिंदुश्री पाठक जी ने लैट्रिन से, टॉयलेट से ऊर्जा निर्माण शुरू किया और वो एक भारत में मिशन, एक आंदोलन बन गया। भारत के प्रत्येक राज्य में उनका प्लांट बैठने लगा। हालांकि अब वो लगभग मृतप्राय है व्यवस्था, चूंकि वो अब काफी वृद्ध भी हो चुके हैं। दिल्ली में ही है वो, माइट बी पॉसिबल, क्योंकि 15-20 साल पहले या 10 साल भी कह सकते हैं, कई बार सूचनाएं मिलती हैं कि वो ऑफिस में थे, उनसे कुछ लोग जाके मिले। लेकिन सोचिए, जब टॉयलेट से, लैट्रिन से ऊर्जा वो 50 साल पहले बना सकते थे, तो आज तो तकनीकी विकास बहुत ज़्यादा हो चुका है। और वैसे मैंने बताया ही आपको, नोएडा में, गुड़गांव में, पुणे में, मुंबई में वेस्ट से ऊर्जा निर्माण का, विद्युत निर्माण का प्लांट बिठाया जा चुका है। तो क्यों ना हम विद्युत की आपूर्ति को इस प्रकार के चीज़ों से जोड़ दें, तो वो संकट भी हल हो जाएगा, है ना। शहरी गतिशीलता में स्मार्ट पार्किंग हो, इंटेलिजेंट यातायात हो, एकीकृत मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हो। स्मार्ट पार्किंग जैसे दिल्ली कनॉट प्लेस में आप देखेंगे, चूंकि पार्किंग की व्यवस्था पहले जो थी, आज वो पार्किंग से कंसर्न है नहीं। इवन दिल्ली में ही नहीं, भारत के अधिकांश राज्यों के नगरों में 30% सड़क तो इनक्रोच्ड है, क्योंकि किसी घर में पार्किंग नहीं बनाया गया है। जनसंख्या बढ़ता जा रहा है, तो क्या करते हैं, सड़क पर ही गाड़ी लगा देते हैं। सड़कें कम चौड़ी नहीं है, सड़कों पर गाड़ी परमानेंटली लगे रहने के कारण से वो इनक्रोच्ड है, अर्थात उसको घेरा जा चुका है। उस परिस्थिति में मात्रात्मकता और गुणवत्ता दोनों की समस्या होगी। तो स्मार्ट पार्किंग की व्यवस्था हो, जैसे स्मार्ट पार्किंग सीपी में आप देखेंगे कि वहीं पे वो चाबी ले लेते हैं लोग, ताकि जाम भी ना हो, और मतलब मोबाइल तो नहीं कहेंगे, लेकिन वहां पे स्मार्टली उसकी व्यवस्था करते हैं, जो ऑफिस टाइमिंग्स होता है उसी के अंतर्गत। या अब जैसे मकान अगर बनाया जा रहा है, खासकर बड़े नगरों में, तो बगैर पार्किंग के मकान के नक्शे को पास ही ना होने दिया जाए। या कई बार ये भी विचार आया है कि जो लोग गाड़ियां खरीद रहे हैं, उनसे पहले पार्किंग का सर्टिफिकेट लिया जाए। यदि आपके पास पार्किंग का सर्टिफिकेट नहीं है, तो गाड़ी आपको खरीदने ही नहीं दिया जाएगा। कई चीजें हैं। तो ओवरऑल स्मार्ट पार्किंग हो, इंटेलिजेंट यातायात प्रबंधन हो। यातायात प्रबंधन दिल्ली तक में इंटेलिजेंट नहीं है। इसके अलावा टेलीमेडिसिन और शिक्षा, व्यापार की सुविधा, कौशल केंद्रों की स्थापना, जैसे आप देखेंगे अवध शिल्प ग्राम उत्तर प्रदेश में जो चलाया जा रहा है, इन सभी चीज़ों की बेहतर से बेहतर व्यवस्था हो, तो स्मार्ट सिटी के समक्ष आने वाले चुनौतियों को हम आसानी से, सरलता से, सहजता के साथ दूर कर सकते हैं। तो ओवरऑल ये पॉइंट्स हैं जो स्मार्ट सिटी के समस्या और चुनौतियों के समाधान के संदर्भ में है। अब विकास के लिए जो विशेष कंपनी है, स्पेशल पर्पस व्हीकल, एसपीवी, यही वो नोडल पॉइंट या एजेंसी है जो राज्य और राष्ट्र, मतलब केंद्र और राज्य के बीच में समन्वय न हो सकने की स्थिति में समन्वय कराता है। ये विशेष एक कंपनी एक्ट के तहत बनाया गया था, ध्यान रखिएगा, एसपीवी, स्पेशल पर्पस व्हीकल। इसका नाम स्पेशल पर्पस व्हीकल इसलिए दिया गया कि एक वाहन की तरह है। जैसे नहीं होता कि यहाँ पे कोई रुका हुआ है तो उसको दूसरी जगह पहुंचा देगा, जैसे केंद्र और राज्य के बीच में या किसी ऑफिस के अंतर्गत किसान से जो सड़क एक्सप्रेसवे बनाने वाले लोग हैं उनके बीच में समन्वय नहीं हो पा रहा है, तो ये समन्वय कराने का कार्य करता है। इसीलिए मैं पहला तीसरा पॉइंट पढ़ता हूं। स्मार्ट सिटी के लिए एसपीवी को कंपनी कानून के तहत ही निर्मित किया गया है। इसमें 2 पॉइंट्स बहुत महत्वपूर्ण है। पहला, पेशेवर क्षमता, अर्थात इसका जो कैपेसिटी है वो बिल्कुल प्रोफेशनल है, 100%। और दूसरा है जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी, अर्थात नहीं होने पे इनसे जवाब, सवाल, उत्तरदायित्व के अंतर्गत पूछा जा सकता है। तो कंपनी एक्ट के तहत एसपीवी को बनाया गया, जिसमें पेशेवर क्षमता या दक्षता और जवाबदेही दोनों का ध्यान रखा गया। ये करते क्या है, तो स्मार्ट सिटी परियोजना के लिए विकसित की जाने वाली भूमि, चूंकि लैंड यूज पैटर्न से कंसर्न होता है, और इसके क्रियान्वयन का विशेष अधिकार एसपीवी के पास है। क्योंकि अगर इनके पास ये अधिकार नहीं रहेगा तो लोग बात ही नहीं मानेंगे, और समन्वय कराने वाले के पास कुछ अधिकार भी होने चाहिए। तो एसपीवी के पास ये कुछ अधिकार रिजर्व है जो खास करके लैंड कंसर्न में है।
दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट यह है कि कंपनी का शहर के विकास में शामिल एजेंसियों, जैसे मान लो मेट्रो बनाने वाली ही कोई कंपनी है, सड़क बनाने वाली ही कोई कंपनी है, ये सब आजकल निजी कंपनियां भी हैं, है ना। तो एजेंसियों, स्थानीय राजनीतिक नेतृत्व, पंगा यही तो फंसता है, में तालमेल को सुनिश्चित किया जा सके। जैसे पॉलिटिकल पार्टीज डिफरेंट हो गए या किसी ने विशेष रूप से का विरोध कर दिया, कई बार ब्यूरोक्रेट्स के अंडरस्टैंडिंग में भी प्रॉब्लम आता है। तो इन सभी प्रकार के समस्याओं को सरलता के साथ, सहजता के साथ, सहृदयता के साथ सॉल्व करने के लिए एसपीबी को बनाया गया है। इसलिए इसको स्पेशल पर्पस व्हीकल कहा गया और ये स्पेशली स्मार्ट सिटी के निर्माण के लिए बनाया गया है। तो यह भी आपको जानना जरूरी है ना। अब स्मार्ट सिटी इंडेक्स, ये वर्ल्ड लेवल पे स्मार्ट सिटी इंडेक्स IMD अर्थात विश्व प्रतिस्पर्धा केंद्र, SCO स्मार्ट सिटी ऑब्जर्वेटरी और सिंगापुर यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड डिजाइन के द्वारा डेवलप किया जाता है। क्या? स्मार्ट सिटी इंडेक्स, अर्थात वर्ल्ड में स्मार्ट सिटी की जो गुणवत्ता है वो कितनी बेहतर है। हालांकि भारत का कोई भी स्मार्ट सिटी वर्ल्ड के स्मार्ट सिटी के लिस्ट के 25 में भी नहीं है। इसके बावजूद गुणवत्ता और मात्रात्मकता के अंतर्गत स्मार्ट सिटी का भारत में त्वरित विकास हो रहा है। कई तो फेजेस भी होते हैं कि पहले चरण में हमने उन चीजों को प्रयोग में तो लाना प्रारंभ कर दिया, लेकिन अभी प्रयोग की दक्षता ही नहीं है। जैसे मोबाइल तो हम ले लेते हैं महंगा से महंगा, लेकिन क्या उसके सभी फीचर्स को हम जान पाते हैं, हम प्रयोग कर पाते हैं? लेकिन जैसे जैसे हम प्रयोग करते जाते हैं हम उनको सीखते जाते हैं। मैं ठीक उसी प्रकार से स्मार्ट सिटी को भी जोड़ता हूं। स्मार्ट सिटी भी अभी नया नया बनना शुरू हुआ है, तो नागरिक उसके प्रति दक्षता से उसके चीजों का प्रयोग कम कर पा रहे हैं, लेकिन जल्द ही नागरिक दक्षता के साथ उसका प्रयोग करेंगे तो स्मार्ट सिटी के संदर्भ में जो भारत के प्रधानमंत्री और पूरे की पूरी नागरिक इस राष्ट्र के लिए सोच रहे हैं वो सफल होगा। तो फिलहाल तो अंडर 25 में भारत का कोई सिटी स्मार्ट सिटी के लिस्ट में नहीं है, लेकिन जल्द ही आने की संभावना है। तो इस रैंकिंग में जीवन स्तर, पर्यावरण और समावेशी विकास, खासकर भारत में जो समावेशी विकास है, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, वो स्मार्ट सिटीज में कम देखा गया है। इसी को बैलेंस करने की आवश्यकता है, वरना भारत के अधिकांश सिटीज 25 के अंदर आ जाएंगे। अधिकांश मतलब कम से कम 5-7 तो आ ही जाएंगे, है ना। तो स्मार्ट सिटी इंडेक्स भी जानना जरूरी था। आजकल करंट अप्लाइड है, जो चर्चाओं में है, अखबारों में आप पढ़ रहे होंगे। तो यही था स्मार्ट सिटी का मूल्यांकन। और अब हम क्लास या जो ये वीडियो है ऑफ करते हैं। इस वीडियो के अंतर्गत नेक्स्ट IAS का ये सफल प्रयास है कि जो भी टॉपिक्स करंट अप्लाइड हैं या कुछ परंपरागत भी हैं, महत्वपूर्ण हैं विद्यार्थियों के लिए या आम नागरिकों के लिए भी, चूंकि जो भी चीजें मैंने बताई आपको भारत के प्रत्येक नागरिक को भी अवश्य जानना चाहिए। विद्यार्थियों के लिए तो अनिवार्य है। मैं उम्मीद करता हूं कि सारी जानकारी बड़े ही सारगर्भित प्रकार से सरलता के साथ आप तक संप्रेषित की गई है, ताकि सूचनाओं के लिए, अवधारणाओं के लिए आप परीक्षा में पूछे जाने वाले जो प्रश्न हैं उसके स्रोत तक अपने आप को सुनिश्चित कर लें। यही नेक्स्ट IAS का प्रयास भी है और हम सभी शिक्षकों का भी। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।